स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक की इस लाइव क्लास में। बच्चों आज आपको सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 बच्चों पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि आपने इससे पहले पार्ट 3 तक क्लोज पैकिंग जो है वो पढ़ ली थी, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। यानी कहने का मतलब कि आप लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है। इसके अलावा आपने पढ़ा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 4 तरीके की पैकिंग आप पढ़ चुके थे। और अब आज बच्चों आपको पढ़ना है पैकिंग इफिशिएंसी एज वेल एज, और आपको पढ़ना है कि जो एज लेंथ ए होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर है, इन सब में रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों ये है चैनल आपका अपना प्यारा सा एलिमेंट एड्यूटेक, जिस पर आप पढ़ाई करते हैं नीट यूजी के लिए, साथ साथ में आईआईटी के लिए, इसके साथ साथ में आप जो है बोर्ड्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी कोई फीस नहीं लगती है। यहां पढ़ाया जाता है केवल केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री बहुत इजी बना के पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 से 4 महीने से लेक्चर जो है इस पे जो है चल रहे हैं, और उसमें कोई भी लेक्चर जो है ऐसा नहीं कि 10-5 मिनट का हम लेक्चर बना करके छोड़ देते हैं केवल और केवल, ऐसा नहीं है। उसको डिटेल में पढ़ाया जाता है सारी चीजें। तो इसकी कोई फीस नहीं लगती है। तो इसलिए आपने चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का चार्ज नहीं लिया जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है ठीक, अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो उसको जो है लाइक करिए और शेयर जरूर करिए बच्चा, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। और इस समय क्योंकि नीट यूजी बहुत क्लोज आता जा रहा है, दोबारा से एनटीए ने एक बार फिर से डेट बढ़ाई थी आज, यानी कि 15 मई के दिन 15 अप्रैल के दिन अभी भी जो है डेट है। अभी आप जो है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, या अगर अभी तक आपने जो है फॉर्म नहीं भरा है, अगर किसी वजह से आप सोच रहे थे कि नहीं आपने जो है भरना था और भर नहीं पाए, तो अभी भी आप भर सकते हैं, अभी भी आज आपके पास समय है। तो ये एनटीए ने एक सुविधा दी थी कि आज भी आप भर सकते थे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सॉलिड स्टेट में एज लेंथ ए एंड आर में रिलेशन, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर आर में रिलेशन, इसका फॉर्मूला देखते हैं। इससे रिलेटेड जरूर न्यूमेरिकल वगैरह आपको जो है नीट यूजी में एग्जामिनेशन में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, जो पिछली क्लास हमारी चली थी वो भी क्लास हमारे साथ यहाँ पर भी उसका डेटा है, जो भी कल चली है वो भी क्लास, और उसके आगे जो है अब हम लोग जो है क्लास चलाएंगे। कल आपने ये सब पैकिंग वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, डेफिनेटली ये सारी क्लोज पैकिंग 1D 2D और 3D जो है बहुत डिटेल में बताया गया था आपको। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, 2D क्लोज पैकिंग, ठीक है, 3D क्लोज पैकिंग है ये। इसी तरीके से 3D क्लोज पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये बताया था मैंने आपको। ये सभी आपको बेस लेयर जब हेक्सागोनल क्लोज पैक होगी तो कैसे आखिरकार टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होता है, कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होता है, और पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सीक्वेंस है पता करना कि आखिर पैकिंग कौन सी तरीके की है। ये सारी चीजें कल आपको मैंने बताई थी, और ये आपकी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग थी। अब बात करेंगे बच्चा हम लोग जो है ठीक अगले टॉपिक की, जिसमें आप पढ़िएगा आपका सबसे फेवरेट जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर, और इस चैप्टर में आपको बच्चों पढ़ना है ठीक है रिलेशन बिटवीन, अभी पढ़ेंगे आप रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है आप डेंसिटी वगैरह और सारी चीजें निकालते हैं, और इसका न्यूमेरिकल भी इसी के बेसिस पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे एज लेंथ ए और रेडियस ऑफ स्फीयर आर में रिलेशन कैसे चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, फॉर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है, उसमें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से एज लेंथ ए और आर में रिलेशन हम निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जब भी होती है तो जितने भी कॉर्नर के स्फीयर होते हैं दे आर टचिंग ईच अदर, ये इस तरीके से एक दूसरे को टच करते हैं बच्चा। तो अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं सभी पार्टिकल, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, ए और आर में अगर रिलेशन आप निकालना चाहते हैं तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो ठीक है, ये आपका एज लेंथ ए है एंड ये आपका जो रेडियस ऑफ स्फीयर है आर है। तो मेरे ख्याल से सबको बहुत सिंपली जो है देखने से समझ में आ गया होगा कि जो एज लेंथ ए है वो आर ठीक प्लस आर के बराबर है, यानी ए इक्वल टू 2r है। तो यहाँ पर सामने दिख रहा है बिल्कुल कि ए इज इक्वल टू 2r, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू एज लेंथ ए बाई 2 होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। हो सकता है इस तरीके का सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोई न्यूमेरिकल दे आपको और बोले कि एक सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो है ठीक है कोई क्रिस्टल है
उसमें अगर एज लेंथ ए की वैल्यू x पिकोमीटर है तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी होगी ये आप तुरंत निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला सवाल इसी तरीके से अगला जो है देखेंगे रिलेशन ए और आर का। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, क्लोज पैकिंग जो है उस केस में देखेंगे ए और आर में रिलेशन। ठीक है, ए और आर में रिलेशन फॉर बीसीसी। तो बीसीसी पैकिंग के अंदर अभी हमने बताया था कल की डेट में कि आखिर बीसीसी कैसा होता है। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीसीसी कैसा होता है, ये देखिए। तो बीसीसी में क्या रहता है कि ये जो आप सेंटर वाला देख रहे हैं स्फीयर, सेंटर वाला स्फीयर, ये सेंटर वाला स्फीयर सभी जो कॉर्नर के 8 के 8 स्फीयर हैं उनको ये बच्चा ये टच करता है ना। जो 8 के 8 कॉर्नर वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जितने भी कॉर्नर वाले 8 स्फीयर हैं इन सबको जो है ये सेंटर वाला स्फीयर टच करता है। जैसे यहाँ ब्लू कलर वाला दिखाया गया है, तो ये आप देख रहे हैं 4 सामने वाले देख रहे हैं, इसी तरीके से इसके जो पीछे होंगे 4 ठीक नीचे, उनको भी ये कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। ठीक है ना बच्चा, तो यहाँ अगर आपने ये बात समझी हो तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत इजी है कि बीसीसी में कैसे जो है, ठीक है, ए और आर में रिलेशन निकालेंगे। सिंपल है, आपको एक बस डायग्राम ध्यान से देखना है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, बस इस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में जो कॉर्नर के स्फीयर है बच्चा, जैसे यहाँ पे हम एक स्फीयर उठा लेते हैं दिस वन और इसको कलर दे देते हैं, यस इसको कलर दे देते हैं ये कुछ पर्पल जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर का बेटा स्फीयर है, यस ये वाला स्फीयर है। अगर आपको कॉर्नर वाला स्फीयर यहाँ पे सेंटर देखिए, ये इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर ये हो गया, क्लियर है। और यहाँ पे जो कॉर्नर वाला स्फीयर है, ठीक, ये कॉर्नर वाले स्फीयर एक दूसरे को तो टच करेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीसीसी क्लोज पैकिंग होती है इसमें कॉर्नर के स्फीयर एक दूसरे को टच आपस में नहीं करते हैं, वो केवल अगर बॉडी सेंटर वाले स्फीयर को सभी टच करते हैं। तो इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा करके यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक इस तरीके से इस स्फीयर को थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाएंगे, इसका सेंटर यहाँ पे लेते हैं कहीं, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करेंगे और इसके बाद आप देखिएगा कुछ इस तरीके से कि एक स्फीयर जो है वो हम बेटा यहाँ पे लेंगे, डन। ठीक है, कॉर्नर के स्फीयर है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो है एक सेंटर में यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, यस ये जो बॉडी के सेंटर वाला स्फीयर है बेटा, ये अगर आप समझ पा रहे होंगे तो देखिए जो सेंटर वाला स्फीयर है, बॉडी सेंटर का जो स्फीयर आप देख रहे हैं वो ठीक इन दोनों कॉर्नर वाले स्फीयर को टच कर रहा है अलोंग दी बॉडी डायगोनल। तो ये जो तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बॉडी डायगोनल के दरअसल अलोंग एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाले का सेंटर है बेटा, ठीक है, ये बीच वाले का यहाँ पर ये कॉर्नर वाले का सेंटर है, ठीक, और ये बीच वाले का सेंटर है। तो ये तीनों स्फीयर जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन अलोंग दी बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है आप देखेंगे कि तीनों स्फीयर जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें ये एज लेंथ अगर ए है बच्चा, ठीक है, और तो ये भी डेफिनेटली एज लेंथ ए ही होगी क्योंकि ये क्यूब है। और अगर ये एज लेंथ ए है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है, ठीक, इस बॉडी डायगोनल की अगर निकालना चाहते हैं, इसको कुछ यहाँ पे ठीक है नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से ई एफ जी एंड एच। तो आप देखेंगे कि तीन स्फीयर अलोंग बॉडी डायगोनल ए एफ जो है अलोंग ए एफ एक दूसरे को टच कर रहे हैं तीन स्फीयर। तो ऐसी कंडीशन में देखेंगे आप कि ये जो आपका जो ए सी, ठीक है, जो फेस डायगोनल है, ये कहीं ना कहीं सी एफ जो है उसके साथ में परपेंडिकुलर है और साथ में ये पूरा परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये राइट एंगल कह सकते हैं, ठीक है, ए सी एफ, ठीक, ए सी एफ जो है ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है सामने बिल्कुल क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हालांकि ये जैसा स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक समझनी होगी बात आपको कि ये जो ए है और ये सी है और ये एफ है, एंगल ए सी एफ 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चा कि ये जो है ये आपका बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल दरअसल कितना होता है अगर देखें तो ये अगर आपका फेस डायगोनल अगर आपका √2a आ रहा होगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये आपका एज लेंथ ए है,
ठीक, एक स्क्वायर के चारों साइड जो है, जैसे ए बी सी डी, अगर ये देखते हैं ए है, ये ए है, तो डेफिनेटली जो ए सी है वो √2a आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर देखें तो ये √2a है बच्चा, उसके बाद इसको देखेंगे तो ये ए है, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये √3a आ जाएगा, ठीक है। अब ये √3a की वैल्यू किसके बराबर है, जरा ध्यान से देखें तो, बहुत ध्यान से देखिए तो आपको ये एक स्फीयर की रेडियस पहले वाले की ठीक दिखाई दे रही है r, दूसरे वाले की अगर आप देखेंगे तो आपको 2r दिखाई देगा पूरा उसका डायमीटर, फिर तीसरे वाली की रेडियस r आपको दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 4r आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है √3a जो है वो 4r के बराबर है। तो यहाँ पे BCC क्लोज पैकिंग के लिए √3a बराबर 4r आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के ये रिलेशन आपको बच्चा एकदम याद रहना चाहिए कि √3a = 4r। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर बेस आपको जरूर कहीं ना कहीं सवाल मिलेगा 100%। तो अगर यहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर अगर निकालना चाहें एज लेंथ a से, तो √3a/4 जो है ये r की वैल्यू हो जाती है √3a/4 बच्चा। r जो है रेडियस ऑफ स्फीयर = √3a/4 होगा, जिसमें कि a क्या है, एज लेंथ a है। ठीक है, क्लियरली मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब कई बार जो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ लेता है। नियरेस्ट नेबर का मतलब कि ये जैसे एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस या उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस नहीं मतलब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस। तो यहां देखेंगे नियरेस्ट नेबर जो होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये कितना होगा बेटा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को हमेशा d बोलते हैं, और ये a जो यहाँ पे आप देख रहे थे, ठीक है, √3a, ठीक है, आप जो √3a देख रहे थे उसका /2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप यहां से लेकर के इसके सेंटर तक डिस्टेंस लगे, जबकि किनारे तक पूरा √3a था, तो √3a/2 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि d = √3a/2 रहेगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो √3a/2 होगा बच्चा, ठीक है। तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का केस भी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आ गया समझ में, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग जो है किसमें चलते हैं, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में चलते हैं, ठीक है। फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो केस है, यानी कि जो CCP भी कहते हैं या इसको FCC कहते हैं। अब इस केस में हम लोग देखेंगे A और R में आखिरकार रिलेशन कैसे निकलेगा, एज लेंथ A और R में, ठीक है, इनमें आपस में कैसे रिलेशन निकलेगा ये देखते हैं। बच्चा ये ध्यान देना, ये जो यहाँ पर फेस है ना, इसके फेस के सेंटर पे भी स्फीयर होता है, और इसके जो है कॉर्नर जितने भी हैं, ठीक है, इनके कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल्स होते हैं। ये तो आप जानते हैं कि कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल हैं, पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ फेस। लेकिन ये मजेदार बात है कि ये जो कॉर्नर वाले हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे बॉडी के फेस के जो सेंटर पर है, ये जो फेस सेंटर वाला पार्टिकल आप देख रहे हैं, वो इन सबको टच करता है। फेस सेंटर वाला जो है वो इन सभी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है चारों को। ये फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक फेस हमने कोई बनाया है, मान लेते हैं कि A, B, C और D। अब अगर आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एज लेंथ अगर बेटा A है, ये भी एज लेंथ A ही रहेगी। तो ये जो यहाँ पे आपका फेस डायगोनल आएगा, डेफिनेटली फेस डायगोनल की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। फेस डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, AC की वैल्यू जो है आप समझ सकते हैं कि जो फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल जो आपका होगा, ठीक है, ये AC बराबर √2a आ जाएगा। और फेस डायगोनल के अलोंग आपको बच्चा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक रेडियस r है, ये देखेंगे तो बेटा 2r है, फिर ये देखेंगे बेटा r है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि √2a जो है, ठीक है, √2a की जो वैल्यू है बेटा वो 4r के बराबर है, या r कैन बी रिटन एज √2a/4। तो ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए आ गया। इससे पहले अगर आप देखोगे तो आपको BCC के लिए आया था √3a/4, है ना। आपके यहां पे हम लिख करके दे देते हैं फॉर, ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दूसरा फॉर BCC, ठीक, फिर फॉर FCC। तीनों के लिए जो है आपको रिलेशन दिखा देते हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। R =
रूट, ठीक है, 4a/4, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा ही था, है ना, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे था कि r = a/2, है ना। तो चूंकि था तो यह r = a/2, हम इसको थोड़ा सा सिमेट्रिकल आ जाए, उसके साथ रिलेशन में कुछ ना कुछ दिखने लगे, इसलिए √4a/4 कर दिया। √4 2 हो जाएगा, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 ही आ जाएगा, तो a/2 हो गया। अब यहाँ देखिए बीसीसी के केस में, बीसीसी के केस में r = √3a/4 मिल रहा है, और एफसीसी के केस में अभी अभी आपने देखा बेटा r = √2a/4 आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, सबका डिनोमिनेटर 4 4 4 है, और ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो √2 √3 √4 है ना, 2 3 एंड 4 दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये √2 है, ये √3 है, ये √4 है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए, कि आप देखना चाहें अगर कि जो सिंपल है रेशियो बीसीसी रेशियो एफसीसी, जो रेशियो आ रहा है रेडियस का, जो रेडियस का रेशियो आ रहा है, ठीक है, रेशियो, ठीक है, ऑफ द, ठीक, आर, ठीक, देखिएगा आर का रिलेशन कैसे आ रहा है, r √, ठीक है, 4a/4, तो यहाँ पे ये √4 हो गया, ये √3 हो गया, और ये, ठीक है, क्या हो गया बेटा, तो √2 हो गया। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो ये जो रेडियस है, रेडियस तो स्फीयर की जो है अलग अलग होती है, लेकिन जो यहाँ रेडियस का रेशियो दिखाई दे रहा है, ठीक, और एज लेंथ a के साथ रिलेशन करके, तो वो आपको √4 √3 √2 कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना होगा, हो सकता है कहीं जरूर पूछ ले आपसे। आइए आगे चलते हैं बच्चा। तो आपने ये लगभग पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, टॉपिक अब आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे आखिर निकालते थे, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, मतलब कैसे आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड सवाल तो आपसे पूछता ही है पैकिंग एफिशिएंसी से। तो पैकिंग एफिशिएंसी में केस में करते क्या है, ध्यान से देखिएगा जरा। मान लेते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, मान लेते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के केस में पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या पार्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई पैकिंग है, उसके अंदर जितने पार्टिकल होंगे मल्टीप्लाई जितना एक पार्टिकल का जितना वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितने पार्टिकल होंगे उसको वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो टोटल वॉल्यूम है वो बच्चे सभी जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वो आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब बहुत अच्छे से बच्चे जानते हैं कि ए क्यूब होता है, ठीक है, जो एज लेंथ ए है उसका क्यूब हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो थी, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक, ठीक, जो यूनिट सेल है, ठीक है, उससे देख लेते हैं कि एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल कितने पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि ये कॉर्नर पे जो है केवल और केवल सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पार्टिकल होते हैं। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ओनली द पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर, ठीक है। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, अगर आप देखो कॉर्नर पे केवल पार्टिकल है। अब कॉर्नर वाला जो पार्टिकल होता है वो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का ही या इस पर्टिकुलर, ठीक, स्ट्रक्चर का ही कॉर्नर नहीं है। वो देखा जाए तो जब पूरा का पूरा सॉलिड बनेगा तो वो 8 यूनिट सेल को जो है, ठीक, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसको टॉपिक को आप लोग अलग से पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल करके एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, क्योंकि अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो आप बहुत आराम से समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं 8 यूनिट सेल को अपना कंट्रीब्यूशन करता है, ये दिखा भी देते हैं, ठीक है। ये आप इस तरीके से एक यूनिट सेल बना लीजिए, ठीक है, एक यूनिट सेल बना लीजिए, इसके बगल में देखिए दूसरा यूनिट सेल बन जाएगा इस तरीके से, एक इसके ठीक साइड में एक और बना। अब अगर इसके आगे दिखना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसके आगे जैसे जैसे जो एक्सटेंड करेंगे हम, इसके आगे का जब एक्सटेंड करेंगे तो उसको थोड़ा सा उसका कलर बदल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके आगे ये एक्सटेंड हो रहा है, देखिए
ये जब आगे एक्सटेंड हो रहा है, यस बिल्कुल इस तरीके से, तो जब ये आगे एक्सटेंड करेगा, एक तो ये हो गया, इसी तरीके से ये इधर देखेंगे बच्चा, बात समझ में आ रही होगी। अगर ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस स्ट्रक्चर को, तभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो कॉर्नर है, इसको 4 यूनिट सेल ने देखिए शेयर कर लिया। एक तो पीछे ये, दूसरा ये, तीसरा आपको ये दिख रहा है और चौथा आपको ये दिख रहा है। अब अगर इसके ऊपर भी 4 हम बना दें, इसके ऊपर भी अगर हम 4 बना दें तो कि जो है ठीक है, बनाना बहुत आसान है, बन तो जाएगा ये आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी 4 बन जाएंगे देखिए, ठीक है। तो ये देखिए इसके ऊपर 4 बनाने का तरीका, ठीक है, इजिली बन जाएगा एकदम, ठीक है। थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं ऐसे, डन। तो ये देखिए 4 इसके ऊपर में से, ठीक है, 2 इस साइड बन गए हैं, और थोड़ा सा हम इरेज कर दें एक साइड में छोटा सा उसको, ये लाइन टेढ़ी हो गई है, ये इसको, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बना सकते हैं, इस साइड में भी, ठीक है, डन। क्लियर हो गया बेटा, देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के ये जो पार्टिकल आपका है, ठीक, ये वाला पार्टिकल, ये 8 यूनिट सेल को कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमेशा बेटा क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम चाहेंगे कि इसको सीधा बना दें, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है यहाँ पे, एक तरफ झुका सा जो बन रहा है उसको हम सीधा सही सही बना देते हैं, ऐसा कुछ, ये बिल्कुल ऐसा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1/8 रहा है, ठीक है। तो कॉर्नर वाले का 1/8 ही है। अब 8 कॉर्नर है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना आएगा, नंबर ऑफ कॉर्नर मल्टीप्लाई एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, अब ये सिंपल क्यूबिक की बात आ रही है, कितना हो गया, 8 कॉर्नर हो गए इंटू 1/8 हो गया, कैंसिल करके 1 आ गया, पार्टिकल एक ही होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 1 रहेगा, ठीक है। अगर 1 रहेगा तो अब बहुत आसान है बेटा यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी को निकालना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है ना। यहाँ पे चाहो तो आप निकाल सकते हो पैकिंग की जो इफिशियंसी है वो निकाल सकते हैं बड़े आराम से बेटा, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है तो ठीक है, ऑक्यूपाइड कितना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना, ए क्यूब। अब आपको क्या करना है, बस ये ए और आर में जो रिलेशन इससे पहले पीछे निकाला था उससे आपस में इसको रिलेट कर देना है। आप जानते हैं कि ए बराबर 2r होता है कहीं ना कहीं, तो अगर a इक्वल टू 2r है तो 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई 2r का होल क्यूब कर दीजिए, तो दैट विल बिकम 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 8r क्यूब, r क्यूब विल गेट कैंसल्ड आउट। अब इसके बाद अगर देखेंगे तो ठीक है, 4 2 जा 8 आएगा ये, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो आप देखेंगे तो पाई बाई आपको 6 मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और पाई बाई 6 देखेंगे तो डेफिनेटली पाई बाई 6 अगर आप कैलकुलेटर से देखोगे तो पाई बाई 6 वही आपका 52.3 के लगभग आ जाएगा, क्योंकि आपको पाई बाई 6 करना है, 3.14 है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, ठीक है, 6 से कर देंगे तो 0.5233 आ गया, 0.5233, तो 0.5233 आ गया। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 52.33% आ जाएगा। ये पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक की होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से जो है हम दिखा देते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड। अब पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी, ठीक, क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब बीसीसी क्लोज पैकिंग के अंदर अगर देखेंगे, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए अगर देखेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए वही करना है, फॉर्मूला लगाना है। पहली बात तो ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना होगा बेटा, ठीक। आपको पता है कि बीसीसी के केस में क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि बीसीसी में एक कॉर्नर जितने हैं वो ऑक्यूपाइड होते हैं, कॉर्नर के अलावा और कहाँ पर स्फीयर होता है, बॉडी के सेंटर पर। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो 1/8 होता है, और बॉडी के सेंटर वाला तो आपका अपना है, आपके कमरे में जो कुछ लगाया है, ठीक है, रूम के अंदर वो तो आपका अपना है, लेकिन खिड़की दो रूम को शेयर कर सकती है ना, ठीक है, दरवाजा 2 रूम को शेयर कर सकता है, लेकिन कमरे के अंदर जो चीज लटकी हुई है वो तो इसी रूम की होगी ना,
तो वैसे ही बॉडी सेंटर्ड वाले का तो पूरा वन मतलब पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है इसी को आ जाएगा, पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन भी नहीं बोलेंगे बल्कि पूरा बोलेंगे, इसको कंट्रीब्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना आएगा, 8 कॉर्नर वाले इंटू 1/8 प्लस बॉडी का सेंटर वाला 1 इंटू 1, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएंगे पार्टिकल। ठीक, देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 2 पार्टिकल पर यूनिट सेल आ गए, ये कई बार पूछा जाता है ये भी। ठीक है, अब देखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आएगा। अब आप जानते हैं कि 2 पार्टिकल है इंटू एक पार्टिकल का एक वॉल्यूम 4/3 πr³, 2 पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल 2 है। ठीक, अब टोटल वॉल्यूम कितना है, अब टोटल वॉल्यूम बेटा कितना है, अगर देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम आपको मिलेगा ए का क्यूब, और ए हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि इस केस में क्या होगा। ठीक है, 4/3, ठीक है, मतलब जो है 4r = √3a था, ये आप जानते हैं कि 4r = √3a था, तो अगर आप a देखें तो 4r/√3 कर देंगे, तो 4r/√3 का क्यूब करना होगा, तो 4r/√3 का क्यूब करेंगे, 4 4 जा 6 16 4 जा 64 64 r³/3√3 बेटा आ गया ये। ठीक, अब इसको क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालते समय, पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो 8/3 πr³ जैसा है, और टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो 64 r³/3√3 है, तो 3√3 ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, बाकी जो आप देख रहे हैं r³ कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 8 बार कट जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको मिल जाएगा क्या, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई 3 से देखिए 3 कट गया, पाई मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ देखेंगे 8 मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है, तो पाई इंटू √3 डिवाइडेड बाई 8 आपको कहीं ना कहीं ठीक वैल्यू मिल गई। बाकी मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है, तो जरा यहाँ पर इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर पे निकालना है। ठीक, क्या करना है, 3.14 मल्टीप्लाई, ठीक, जो है, ठीक है, 1.732, ये लगभग वैल्यू होती है किसकी, √3 की। अब ये जो आ रहा है इसको डिवाइड हम लोग कितने से कर देंगे, 8 से, तो 8 से करेंगे डिवाइड तो 0.6798 आ गया, 0.6798 आ गया। अब इसको देखें तो 0.68 लिख सकते हैं, 0.68 लिख सकते हैं, है ना, 0.68, और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 68% आ जाएगा। वैसे एक कमाल की चीज आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन वाइज, 22/7 अगर यूज करेंगे तो देखिएगा ये 68 से ज्यादा परसेंटेज दिखाता है। ये थोड़ा सा कमाल है, पाई की वैल्यू अगर 22/7 यूज करते हैं तो आइए दिखाता हूँ आपको मैं। मान लेते हैं पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, पहले 22, ठीक, मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दिया 1.732, ये ले लिया वैल्यू, पहले आ गई, फिर इसको हमने डिवाइड किया 8 से, ठीक है, 8 से पहले डिवाइड किया, ठीक है, फिर जो आया उसको फिर डिवाइड किया हमने 7 से, ठीक है। तो ये देखिए आपको कमाल की चीज देखने को मिली, अगर आप पाई इंटू √3/8 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे डायरेक्टली, जो है जैसे मैंने कहा था पुट करके वैल्यू निकालेंगे, तो ये निकला था, ठीक है, यानी 67.98%, उसको 68 मानना पड़ा था। लेकिन अगर आप सीधे सीधे ना करके अगर ऐसा करते हैं कि पाई की वैल्यू पुट कर दें 22/7 और इंटू √3 की वैल्यू और नीचे 8, अगर आप क्रम से चलें, ये पहले 22 को √3 से गुणा करें, देखिए ये आपको दिखा देता हूँ फिर मैं वापस से, ठीक, एक बार फिर से शुरुआत से देख लेते हैं। अगर आपने क्या किया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट किया, 3.14, और 3.14 को 1.732 से मल्टीप्लाई किया, जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो जो आया, अब इसको डिवाइड अगर 8 से करते हैं तो देखिए 0.6798 आया। लेकिन यही चीज जो है अगर हम ऐसे करते हैं कि पहले 22 ले लें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, देखिए कितने से, 1.732 से, जो आया उसको बारी बारी से डिवाइड करें कितने से, ठीक, 8 से और 7 से, 56 से भी सीधे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये क्या रहा है, 0.6804 आ रहा है। तो जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 रखने से कुछ और वैल्यू आएगा, और पाई की वैल्यू 3.14 सीधा मार देंगे तो इसका आंसर कुछ और आएगा, ये एकदम तय है बच्चा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बातें ध्यान देनी है। हालांकि 68% होता है, जो परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी है, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है, कि 68% होती है बीसीसी में। अब बचा एफसीसी, तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी जब हम निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी, तो वो 74% होती है ना, पैकिंग एफिशिएंसी
ठीक है, फॉर एफसीसी। दरअसल ये आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको रटने में अगर कभी समस्या होती है तो आपको चीजें पता होंगी तो आप तुरंत भी निकाल सकते हैं। तो अब एफसीसी के अंदर तो आप जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना आएगा। जरा देखिए, आइए देखते हैं। इसके कॉर्नर पे भी सबके सब स्फीयर हैं, सब कॉर्नर पे भी स्फीयर हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ है, सभी फेस के सेंटर्स पर हैं। इसमें सभी फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल है। तो सभी फेस मतलब 1 2 3 4, पीछे वाला 5 और ये सामने वाला 6। तो जो फेस सेंटर होता है उसका कंट्रीब्यूशन देखें तो हाफ होगा, क्योंकि एक तो वो इस यूनिट सेल का फेस सेंटर होगा। ये फेस जो है कॉमन हो सकता है 2 यूनिट सेल। इधर देखिए एक और यूनिट सेल बना लेते हैं, अगर एक यूनिट सेल इधर और ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक और यूनिट सेल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। यूनिट सेल ड्रा कर लिया तो ये वाला जो स्फीयर है, ये जो फेस सेंटर वाला है, वो आधा तो उसका कंट्रीब्यूशन इसको गया, आधा उसको गया। बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है, क्लियरली। क्यों, वो इस तरीके की बात है कुछ, जरा ध्यान से देखें तो वो इसी तरीके की बात है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इस तरीके की बात रहेगी। देखिए, आधा तो इधर रहेगा रहेगा, ठीक, और आधा पार्टिकल मतलब आधा जो है स्फीयर वो दूसरी साइड में रहेगा, है कि नहीं है। बिल्कुल, देखिए, है ना, आधा उधर को जा रहा है और आधा इधर को। तो हाफ कंट्रीब्यूशन इसका हो गया, बिल्कुल 1/2 कॉर्नर वाले का। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल यहां निकालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना आएगा बेटा, कॉर्नर वाले 8 इंटू 1/8 प्लस कितने फेस हैं 6, तो 6 का 6 फेस सेंटर हो गए, ठीक, ऑक्यूपाइड। तो 6 इंटू 1/2 कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 1 + 3 = 4 आ जाएगा। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 4 आ गया। एक खास बात दिखाते हैं, देखिए, सिंपल क्यूबिक का पहला लेटर एस है, सिंपल क्यूबिक का पहला लेटर देखिए एस है, और एस फॉर होता है सिंगल, सिंगल, और सिंगल ही देखिए इसमें पार्टिकल एक ही था। बीसीसी जो होता है, ठीक, इसका पहला लेटर बी है, और बी का मतलब कहीं ना कहीं बाइनरी होता है, और बाइनरी का मतलब होता है 2। और एफसीसी अगर देखेंगे तो एफसीसी का पहला लेटर एफ है, और एफ का मतलब कहीं ना कहीं 4 होता है। तो ये देखिए इसमें पार्टिकल भी 4 है। तो ये कहीं ना कहीं खास बात ये आपको समझनी होगी। सिंपल क्यूबिक में पर यूनिट सेल पार्टिकल 1 होता है, बॉडी सेंटर में 2 होता है, और फेस सेंटर में 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल रहता है। बहुत ईजी बात है ये, ठीक है। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होगा, और एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³। और जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा बेटा a³। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो a है और r है उसमें रिलेशन क्या है, यू नो वेरी वेल, कि यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि √2a = 4r आता है, यानी a = 4r/√2 है। तो a³ करेंगे तो 4r/√2 का होल क्यूब करेंगे बेटा, तो इसको 64r³ डिवाइडेड बाई 2√2 आ जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है, जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो आराम से आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा क्या, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है, 4 × 4 16 होता है, πr³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू टोटल वॉल्यूम देखें तो 64r³/2√2। तो 64r³ इंटू 2√2 ऊपर चला जाएगा, r³ कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको देखेंगे तो ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो बचेगा π × √2 डिवाइडेड बाई 3 × 6। तो π × √2/6 बचा। अगर इसको देखेंगे तो फिर अगेन से इसकी वैल्यू एक बार निकाल लीजिए, π × √2/6 है, तो इसको पाई की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, कितना लेंगे आप, पाई की वैल्यू 3.14 लेके चलेंगे, चलिए चलिए, मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, 41
क्योंकि ये आपको पता है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, जो आपकी वैल्यू होती है, ठीक है, 1.414 1.414 1.141 नहीं, 1.414, ठीक, √2 की वैल्यू। तो अगर इसको मल्टीप्लाई आपने कर दिया इससे, अब इसके बाद में इसको आप डिवाइड दे दीजिए किससे, विद द 6 से डिवाइड करेंगे तो वहीं आपका देखिए 0.7399 आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 0.7399 आया, और अगर इसको परसेंटेज निकालें तो 73.9 यानी 74% हो गया। लेकिन वही बात फिर से, अगर हम 22/7 वाला यूज करें वैल्यू, तो फिर देखिए क्या होता है, 22 मल्टीप्लाई, अब इसको √2 1.414, ठीक, उससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको डिवाइड जरा कर दे 6 से, तो आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड दोबारा से इसको करते हैं, हमने 22 को मल्टीप्लाई देना है, ठीक है, √2 से, ये सही एकदम, √2 का मतलब, ठीक है, 1.414, ठीक, जो आया उसको डिवाइड देना है पहले तो 6 से फिर 7 से, तो 42 से दे देंगे डिवाइड सीधे, तो देखिए 74 सीधे सीधे आ गया 0.7406। तो अगर पाई आप रखते हैं 22/7 तो 22/7 अगर यूज करते हैं तो फिर ये जो वैल्यू आएगी पैकिंग एफिशिएंसी की, ये 0.7406 आ जाएगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो इस बार एनटीए ने कहा भी है कि आपकी जो वैल्यू आपकी क्वेश्चन पेपर में दी गई हो उसी को आपको इस्तेमाल करना। तो हो सकता है कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दे दे कि पाई बराबर 3.14 बोले और एग्जैक्टली डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस तक वैल्यू पूछे तो बस 0.7399 आएगी पैकिंग एफिशिएंसी, और जो परसेंटेज में निकालेंगे तो 73.99 आएगा बच्चा। तो ये चलते हैं आगे हम इसमें, ये आप देख चुके इस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी है, हालांकि वो नीट के सिलेबस की चीज है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का भी नहीं है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो वो आईआईटी 1996 में आया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की पैकिंग एफिशिएंसी निकालने को। तो वो चूंकि ये नीट का क्लास है इसमें नहीं मैं बताऊंगा आपको, फिर वो अलग से जेई की जब मैं ड्रॉपर बैच के लिए क्लास लाऊंगा तो सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी फॉर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो मैं आपको वहां पर डेफिनेटली जरूर बताऊंगा, क्योंकि आईआईटी 1996 में वो क्वेश्चन सीधा सीधा भी आया था कि एक सॉलिड है जिसमें क्लोज पैकिंग ए बी ए बी ए बी ए बी सीक्वेंस में होती है, हर एक तरीके की क्लोज पैकिंग में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाता है, तो बताइए ये पैकिंग कौन सी है, और इसमें जो है प्रूव करिए कि पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, जो है वो कितनी है, ये उसने पूछा था उसमें, और उसमें दिया भी हुआ था कि 74% जो है ऑक्यूपाइड है। तो आखिर वो निकालते कैसे, प्रूव करने को बोला था, क्योंकि तब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे आईआईटी में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं आगे बच्चा, और इसमें देखते हैं टॉपिक जो है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और है उसमें देखते हैं कि जो वॉइड है, जो हमारे जो वाइड है, टेट्राहेड्रल वाइड हो गए या ऑक्टाहेड्रल वाइड हो गए, ये आखिरकार लोकेटेड कहाँ होते हैं, और इन वाइड का रेडियस रेशियो क्या होता है, ये कई बार बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेडियस रेशियो फॉर पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल वाइड या ऑक्टाहेड्रल वाइड या क्यूबिकल वाइड, इस तरीके की चीजें भी कई बार पूछी जाती है। तो आइए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हालांकि चाहे तो पहले डेंसिटी हम क्लियर कर सकते हैं, फिर हम वॉइड वाला बात को कर लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने वाली बात को भी बाद में कर लेते हैं। पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी के बाद में पहले डेंसिटी की ही बात कर लेते हैं, आइए, जिसका एक सवाल भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको खत्म कर ही लेते हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो डेंसिटी है वो आखिरकार कैसे निकाली जाती है, इसको आइए देखते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, यूनिट वेरिएबल की डेंसिटी बराबर क्या होता है, मॉस बाई वॉल्यूम होता है ना। अब कोई क्रिस्टल है तो उसकी डेंसिटी मतलब उस क्रिस्टल का मॉस, तो ये मॉस किसका है, मॉस ऑफ क्रिस्टल, यानी मॉस ऑफ क्रिस्टल का मतलब मॉस ऑफ टोटल पार्टिकल, कितने पार्टिकल उसका मॉस, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल। अब ये वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल जो है उसका वॉल्यूम हो गया, जैसे अभी देख रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी में वॉल्यूम निकाले थे ए क्यूब, वही वाली बात है। तो मास ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, अब आपको पता है, मास ऑफ वन पार्टिकल है ना, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल। भाई किसी पैकिंग में जितने पार्टिकल होते हैं मल्टीप्लाई एक पार्टिकल का मास, और वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल तो आप जान ही रहे ए क्यूब होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को शो करते हैं बेटा किससे, ठीक, जेड सिंबल से, जेड सिंबल से शो करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए क्यूब तो दिख ही रहा है आपको, डेंसिटी को रो से शो करते हैं। अब एक पार्टिकल का मास कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, मास ऑफ वन पार्टिकल,
मास ऑफ वन पार्टिकल आखिर कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। मास ऑफ वन पार्टिकल, तो आप जानते हैं कि ठीक है, मास ऑफ Na पार्टिकल्स, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, ठीक, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास या कैपिटल M भी उसको कहते हैं, उसके बराबर होता है। अब मास ऑफ सिंगल पार्टिकल क्या हो जाएगा, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल या वन पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये बेटा हमारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक, M/Na, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना मोलर मास को, तो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उठा करके ठीक M/, ठीक, Na लिख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने फॉर्मूला आ गया डेंसिटी का, ये है फॉर्मूला। पहले क्या होता था कि सीबीएसई के एग्जामिनेशन में 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल एकदम सेट होता था, ये 3 नंबर का बोर्ड में जरूर आना, हर साल आता था। ठीक, अभी भी स्टेट बोर्ड्स वगैरह जहां जहां सॉलिड स्टेट है वहां आएगा, ठीक, और आगे चल करके जब भी कभी ये सीबीएसई में वापस लौटेगा, क्योंकि दिन वो आएगा जरूर, ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ, ठीक, आज इस चैनल से बोल रहा हूँ, इसको चैनल पे ये पड़ा रहेगा वीडियो, और इसको मैं फिर से दोबारा जो है रिवाइज कराऊंगा उस दिन, जब ये वापस से देखिएगा फिर आ जाएगा, क्योंकि ये तय है, ये मेरा अपना अनुभव है इस, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है पिछले 20 साल में, जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं शायद ही किसी बोर्ड में एक्सपेरिमेंट इतने हुए हैं। पहले इसमें जो है सीसीई आया, ठीक है, और उसमें एग्जामिनेशन 10 तक का नहीं होता था, सिर्फ स्कूल लेवल से ही सारा कुछ हो जाता था। फिर पहले बोर्ड था, फिर सीसीई हुआ, फिर सीसीई बंद हो के बोर्ड हुआ, फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ। अब जब से कोविड आया तो उसमें बहुत ही कुछ हो रहा है। तो लेकिन मेरा ये पूरा दावा है कि जब भी ये लौटेगा तो फिर जरूर लौटेगा, और ये वाला क्वेश्चन फिर से फेवरेट होगा सॉलिड स्टेट का, ये एकदम तय है। तो ये 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन होता था न्यूमेरिकल, और अभी भी ये कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी का सवाल मिलेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जेड जो हम लोग निकाल रहे थे अभी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल वही है। सिंपल क्यूबिक में ये 1 होगा, बॉडी सेंटर में 2 था, फेस सेंटर में ये 4 था, ठीक है। इसी तरीके से M मोलर मास आपको दिया ही होगा। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका, थोड़ा सा आपको एक सैंपल बता देता हूँ कैसा आता है। इस क्वेश्चन का सैंपल दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐसे देगा, ठीक, ऐसे देगा कि आयरन क्रिस्टलाइजेस, ऐसे देगा, आयरन क्रिस्टलाइजेस इन FCC क्लोज पैकिंग, ठीक है, विद रेडियस ऑफ, ठीक, Fe एटम टू बी, ऐसे देगा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, कि 100, ठीक है, 40 पिकोमीटर, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 140 पिकोमीटर, ठीक है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ, ठीक है, क्रिस्टल, और गिवन में देगा एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू दे देगा 6.022 10 to the power 23, और मोलर मास दे देगा आपको कितना, आयरन का जो भी होता है, ठीक है, मान लेते हैं उसने दे दिया 56 ग्राम पर मोल, ऐसे उसने दे दिया आपको। कॉपर का देगा तो कॉपर क्रिस्टलाइजेस करके दे देगा, FCC में पैकिंग कर रहा है, कॉपर के एटम का इतना साइज है, फिर दे देगा फाइंड द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ये सब दे देगा। तो आपको बहुत सिंपल है कि FCC देखते हैं, अंडरलाइन मारना होता है, Z=4 हो गया। फिर उसके बाद जो है आपको मोलर मास पता है कि इसका 56 है, M की वैल्यू आपको पता है कि 56 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ये दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है R कितने 140 पिकोमीटर है। इसको वहां पे क्या करते थे, सेंटीमीटर में बनाते थे, क्योंकि जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या ग्राम पर ml कह लीजिए, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे cc लिख दीजिए, ऐसे पूछा। तो R बराबर सेंटीमीटर बनाएंगे तो 140 × 10 का पावर माइनस, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1.40 × 10 to the power -8 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला था ρ = Z × M डिवाइडेड बाई Na × A³ है, और हमको पता है कि जो FCC है, FCC के केस के लिए है ना, और FCC आप जानते हो Z = 4 है ये, और A = क्या होता है वो भी आपको पता है कि, ठीक, FCC के केस में आपको पता है कि √2a = 4r होता है, √2a = 4r है, तो A = 4r/√2 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4r/√2 रख करके वैल्यू वो निकाल देंगे, R का रख देंगे, Z रख देंगे, M रख देंगे, N रख देंगे, रो आपका आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इस तरीके का ये सवाल पहले आया करता था, ठीक है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी भी ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछ सकता है, 100% पूछ सकता है बच्चा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आया है। कुछ बच्चों को अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो। अभी तक जो देख रहे हैं डेंसिटी वाला टॉपिक देखिए बच्चा खत्म हो गया, डेंसिटी का टॉपिक खत्म हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल खत्म हो गया, एज लेंथ A और रेडियस ऑफ स्फीयर R में रिलेशन हो गया है।
अब इसके बाद नंबर ऑफ वॉइड कितने होते हैं, कैसे होते हैं वो, ठीक है, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट का हम लोग बीच में, ठीक, छोटा सा 5 मिनट का पानी पीने भर का ब्रेक ले लेते हैं, गर्मी के दिन है, ठीक है। देखिए स्टॉप वॉच लगा के 5 मिनट का थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, पानी पी के आते हैं। तब तक आप भी देख लीजिए, अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लगता है तो, ठीक है। शेयर जरूर करते रहो बच्चा।
वेलकम बैक बच्चा लोग। फिर से एक बार शुरू करते हैं हम लोग पानी पीने के बाद में ये क्लास। तो बच्चों यहाँ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो भी पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे चलते हैं। क्योंकि ये क्लास जो हमारी है ऑलरेडी इसका टास्क तो पूरा हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है इसमें फिर भी आगे चलते हैं। और आगे इसमें जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या वॉइड जितने होते हैं जिससे रिलेटेड सवाल कई बार पूछा जाता है, वो वाला जो है टॉपिक क्लियर करते हैं। आइए उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बच्चा देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आप पढ़ने जा रहे हो। यहां से जो है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। हाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकल के जाते हैं भाई। ठीक, आइए देखते हैं क्या कुछ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखेंगे कि जो क्लोज पैकिंग आप देख रहे हैं उसमें वॉइड कितने तरीके के होते हैं, वॉइड में और स्फीयर के रेडियस में। वॉइड की रेडियस में और स्फीयर की रेडियस में रिलेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्लोज पैकिंग में कितने वॉइड हो सकते हैं, पर्टिकुलर एक टाइप के कितने वॉइड हो सकते हैं, उसकी लोकेशन कहाँ होती है, और ये सारी चीजें हम देखते हैं। वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड देखेंगे, और किसी स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे कि उसके साथ कितने वॉइड वगैरह होते हैं। ये सारी चीज देखेंगे बहुत अच्छे से, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग वॉइड क्या है, वॉइड आखिरकार कहते हैं किसको है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कल आप लोगों ने जो पैकिंग पढ़ी थी, ठीक है, जो कल आप लोगों ने पैकिंग पढ़ी थी, जैसे ये इस तरीके की पैकिंग जो आपने पढ़ी थी क्लोज पैकिंग, ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि ये पार्टिकल्स जब क्लोज पैकिंग कर रहे हैं तो इसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, दिस इज द वॉइड, ठीक, एक वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है। तो ऐसे कितने तरीके के वॉइड हो सकते हैं, क्लोज पैकिंग के बेसिस पे कितने तरीके के वॉइड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक, ये वाला जो वॉइड है, यहाँ पे जो यहाँ वॉइड आएगा इस बीसीसी में वो कैसा आएगा, या अगर एफसीसी की हम बात करें, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, एफसीसी पैकिंग जो हो रही थी तो वॉइड यहाँ देखे थे आपने, देखे थे एक टेट्राहेड्रल था और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। ये सब की बात करेंगे कि ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं किसी यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे, जिस पेज पे थे उसी पेज पे चलते हैं वापस से, ठीक है। वॉइड क्या है बेटा, वॉइड क्या बोलते हैं, वॉइड को बोलते हैं द एम्प्टी स्पेस, पहली बात द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स अंडरगोइंग क्लोज पैकिंग। जो पार्टिकल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं उनके बीच में जो खाली जगह है उसी को बोलते हैं वॉइड, ठीक है। बात समझ आ रहा बच्चा। अब वॉइड कितने तरीके के होते हैं, ध्यान से बात समझना, ठीक है। टाइप ऑफ वॉइड की बात करें अगर, तो टाइप ऑफ वॉइड्स में आप मेनली 4 तरीके के वॉइड याद रखना, ठीक। पहला वॉइड याद रखना आप ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर याद रखना बच्चा, ट्रायंगुलर वॉइड। दूसरा आप याद रखना बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। तीसरा बच्चे याद रखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जो चौथा होता है वो होता है बेटा क्यूबिकल वॉइड। ये आपको पता है कि क्यूबिकल वॉइड ये चौथा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक, किस केस में मिलता है इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, हालांकि ठीक है B2O3 के केस में मिलेगा आपको। टेट्राहेड्रल वॉइड की अब अगर बात करोगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं ये आपको ZnS जिंक ब्लेंड के केस में मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर बात करेंगे तो आपको ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के केस में मिलेगा। और क्यूबिकल वॉइड की बात करेंगे तो सीजियम क्लोराइड एग्जांपल इसका है, इसमें सब में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। दरअसल ये वॉइड के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इस वॉइड में स्फीयर कितने होते हैं चारों तरफ। तो ये बात बहुत क्लियर है कि ट्रायंगुलर वॉइड में तो ट्रायंगल बन रहा होगा कहीं ना कहीं, तो 3 पार्टिकल का ट्रायंगल बनेगा, 3 स्फीयर का ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगुलर वॉइड को आइए देखते हैं। तो ट्रायंगुलर वॉइड देख लेते हैं पहले तो ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड की अगर बात करें तो ये एक पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल हो गया, ये तीसरा पार्टिकल हो गया बेटा। ये तीनों पार्टिकल के बीच में ये जो वॉइड देख रहे हैं, ये वाली जो जगह खाली देख रहे हैं, दिस वॉइड इज सो कॉल्ड व्हाट ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। ये वाला हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है बच्चा, दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड, ये ट्रायंगुलर वॉइड है प्यारे बच्चों, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर वॉइड, ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है। और ठीक, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इन स्फीयर्स को, ये जो स्फीयर है इनके सेंटर को अगर मिला दे तो इनके सेंटर को मिलाने से देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है। और इसके अंदर जो वॉइड है वो भी ट्रायंगुलर ही
ठीक होगा। अब ये ट्रायंगुलर वॉइड की जो रेडियस होती है, ये ट्रायंगुलर वॉइड की अपनी जो रेडियस होगी बेटा, ठीक, और जो स्फीयर की रेडियस है आर, ये रेडियस ये इसकी कैपिटल आर हो गई, और ये जो वॉइड है, इस वॉइड की जो अपनी रेडियस है, इसको इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, ये स्मॉल आर। तो स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, एंड कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर। इसमें आखिरकार क्या रिलेशन होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बात तो बेटा एक चीज समझना है कि कोई भी क्लोज पैकिंग जब हो रही है, ठीक है, तो जो ट्रायंगुलर वॉइड है, वो एक वॉइड के कांटेक्ट में तो स्फीयर आपने देख लिया कि 3 होते हैं, लेकिन एक स्फीयर के कांटेक्ट में ऐसे ट्रायंगुलर वॉइड आखिर कितने हो सकते हैं क्लोज पैकिंग 3D में जब होती है? तो जब 3D में क्लोज पैकिंग होगी, तो 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होने पे आखिरकार एक पार्टिकल के कांटेक्ट में कितने ट्रायंगुलर वॉइड रह सकते हैं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं कंपटीशन का बहुत पेट सवाल होता है, ठीक है। तो यहां देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स इन कांटेक्ट विद ईच स्फीयर, ठीक है, इन 3D क्लोज पैकिंग। तो जो 3D क्लोज पैकिंग होगी, ठीक है, लाइक HCP हो या CCP हो, उस केस में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो रही होगी, जो जिसमें बेस लेयर स्क्वायर क्लोज होती है, तो वहां पे ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये HCP और CCP की केस में बात हो रही है। तो कितने जो है ठीक स्फीयर वॉइड होते हैं एक स्फीयर के कांटेक्ट में? तो नंबर ऑफ वॉइड्स, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ वॉइड इन कांटेक्ट विद ईच स्फीयर, आंसर है 24। आंसर बेटा 24, ये बिल्कुल याद रख लेना। और एक वॉइड के कांटेक्ट में कितने स्फीयर होते हैं? ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ, ठीक है, स्फीयर सराउंडिंग अ ट्रायंगुलर वॉइड, सामने दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर वॉइड को कितने सराउंड किए हैं, ठीक है, स्फीयर 3 है। तो जो यहां पे इसका आ रहा है रेशियो आ रहा है कि पर जो है, ठीक है, पर स्फीयर कितने ट्रायंगुलर वॉइड होते हैं। ये तो आ रहा है कि एक स्फीयर के कांटेक्ट में 24 है, एक स्फीयर के कांटेक्ट में 24 है, तो क्या एक स्फीयर के कांटेक्ट में 24 जो वॉइड है, 24 वॉइड उसी को बिलोंग करते हैं? नहीं, क्योंकि एक वॉइड का कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, 3 स्फीयर में बट गया, 1/3 है। तो यहां पे लिखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक, नंबर ऑफ, ठीक, वॉइड, ठीक है, पर स्फीयर कितने वॉइड होते हैं? ध्यान से समझिएगा, इसको आप कैसे कहेंगे, जितने वॉइड हैं मल्टीप्लाई एक वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3 है, तो ये आपका आ गया 8। ये नंबर आपको याद रखना। कई बार ये पूछ सकता है कि एक के कांटेक्ट में है कितने, दूसरा पूछेगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड पर स्फीयर कितना होता है। तो पर स्फीयर कितना होगा भाई, 24 है, और 24 के 24 का कंट्रीब्यूशन 1/3 होता है, क्योंकि एक स्फीयर, एक वॉइड को 3 स्फीयर जो है बांट ले रहा है, तो 24 इंटू 1/3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये बात आपको बहुत सिंपल सी बात याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछता जरूर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। मतलब जो है ये तो ये आ गया, इसका एक रेडियस रेशियो देख लेते हैं। इसका रेडियस रेशियो भी देखना बहुत जरूरी होता है कि आखिर इसका रेडियस रेशियो कितना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडियस रेशियो, फिर हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेंगे। रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वॉइड, इसका मतलब ये होता है कि आर वॉइड बाई आर स्फीयर की वैल्यू आखिर कितनी आएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आर वॉइड बाई आर स्फीयर का रेशियो कितना आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सॉलिड स्टेट के सवाल लगाने के लिए। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड के लिए है। अगर आप मैथमेटिक्स के अच्छे जानकारों में से एक जानकार हैं तो आपको ये बाएं हाथ का गेम लगेगा कि आप यहाँ पे एक स्फीयर बनाएं बीच में, ठीक है, और इसके बाद में ये आपको पता है कि सभी जो कॉर्नर वाले हैं उनके लिए, सॉरी कॉर्नर वाले बोल रहे हैं, जो किनारे किनारे ये जो है, ठीक, इसमें देखेंगे तो ये 2r होगा, यहाँ पे देखें तो ये 2r है, ये भी 2r है, डेफिनेटली ये भी 2r है। और अगर आप देखना चाहें तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, जरा ध्यान से देखें, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, रेडियस ऑफ, ठीक, किसकी, रेडियस ऑफ वॉइड,
ये आपको यहां से देखने से देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये बिल्कुल ये आर वाइड इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आर वाइड और ये आर स्फीयर है। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो आर प्लस कैपिटल आर आएगा, ये चीज आर प्लस कैपिटल आर आ रहा है, ठीक है डेफिनेटली। और इसके बाद अगर ये नीचे देखेंगे तो 2r है, जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे फिर से इसी तरीके से, तो ये आप एक इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से राइट, ठीक है, ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल मिलेगा, तो उस ट्रायंगल के अंदर आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो आप देख रहे हैं एंगल, दिस एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि ये, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल था कि जिसके सभी एंगल जो 60 60 60 थे, और ये मीडियन होगी कहीं ना कहीं जो बिल्कुल सेंटर पे सभी क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, मीडियन है तीनों लाइन की। तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, 30 हो गया, 90 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे चाहो तो ठीक है कहीं ना कहीं लगा सकते हो, एक रिलेशन लगा सकते हो, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो आप चाहो तो लगा सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे थीटा ले लीजिए इसको, ठीक है, बेस लगा लीजिए, ये आपका बेस दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये एग्जैक्टली उसको डिवाइड दो पार्ट में कर रहा है, यहाँ तक तो आ रही है, बेस आपका आर है, डिवाइडेड बाई ये जो आपका हाइपोटेनस आर प्लस कैपिटल आर हो गया, और कॉस थीटा जो है आपको कॉस 30 बताया होता है, तो कॉस 30 इक्वल टू कैपिटल आर बाई स्मॉल आर प्लस आर है। अब चाहो तो आप इसको पलट दीजिएगा, कॉस 30 आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि, ठीक है, √3/2 होता है, बराबर आर बाई आर प्लस आर है। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप इस तरीके से जो है, ठीक है, यहाँ पे निकाल लें, ठीक है, इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं कि आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इक्वल टू 2/√3 कर दीजिए, उसको पलट दिया हमने इसी को, ठीक है, इन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको चाहे तो लिख सकते हैं आर बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू 2/√3। अब अगर देखें तो ये 1 आ जाएगा, और ये आर बाई आर जो हमको चाहिए वो आ गया, तो 2/√3 -1। अब देखेंगे तो ये आ जाएगा √3, और ये 2 - √3/√3 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये आपको मिल जाएगा 2 - √3। तो बात समझ सकते हैं, 2 में से माइनस कर दिया जाएगा कितना, 1.732, ठीक है, 0.268 आ जाएगा, 0.268 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1.732, ठीक है, तो डिवाइड करना है, सॉरी, ठीक है, 1.732 से हमको डिवाइड करना है दरअसल उसको, तो 0 पॉइंट कितना था, ठीक है, 0.268 है ना, डिवाइडेड बाई कितना से करना है, ठीक है, 1.732 से। तो ये आप देख सकते हैं 0.1547 आ गया। तो ठीक है, इसको कैलकुलेट करने में 0.155 मान लेते हैं बेटा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि रेडियस रेशियो जो होता है ट्रायंगुलर वाइड के लिए, ठीक है, ये जो इसका आंसर आ रहा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, 0.155, ये रेडियस रेशियो याद रखना है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रेंज होती है, वो कैसे हम निकालते हैं बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ट्रायंगुलर वॉइड के बाद जो अगला वॉइड आता है वो आता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जो ट्रायंगुलर वॉइड की अपनी जो रेडियस रेशियो है आर वॉइड बाई आर स्क्वायर, तो ये होता है, लेकिन इसके लिए जो रेंज होती है पूरी, मतलब ये मैं बोलूंगा मिनिमम है, ये इतना तो मिनिमम है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, बहुत ध्यान से समझना बात को, जिसमें मैक्सिमम होता है ना, ठीक है, रेंज यहां पे लिख लीजिए, रेंज ऑफ ट्रायंगल लिख दिया रहे थे, ठीक है, रेंज ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड कितना होता है, 0.155 से बच्चों लेके 0.225, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम याद कर लेना, इसको आप भूल नहीं सकते हैं किसी के, मतलब भूलेंगे तो नंबर आपको भूल जाएंगे, रास्ता किसी और का पकड़ लेंगे जिसको आता होगा। ये आप याद रखिएगा, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है, रेशियो, बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर, ठीक है, वॉइड की बात करें, आर वॉइड की बात करें, ठीक है, तो आर वॉइड बाई आर स्फीयर का जो रेंज है वो 0.155 से लेके 0.225 का है, तो इसका मतलब ये कब लेंगे और ये कब लेंगे आप आइडिया लगा सकते हैं, ये का वैल्यू तो घट गया तो मतलब आर स्फीयर क्या है, ठीक है, बात समझिएगा। अच्छा, यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये दरअसल ये जो ट्रायंगुलर वॉइड में जो कैटायन है, ठीक है, बात समझिएगा, रेंज ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड हैविंग
केटायन, तो जैसे एक बात मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस आपको पता है कि भाई हाँ आर होती है। अब कहा जाएगा इसमें कौन से साइज का केटायन फिट हो सकता है, ऐसा सवाल पूछेगा, कौन से साइज का केटायन फिट हो सकता है, तो ये बताइए कौन कौन से साइज का केटायन फिट हो सकता है। तो समझिएगा, अगर 0.155 लगाया तो इसका मतलब है कि 0.155 लगाया तो इसका मतलब क्या है कि जो ये आर स्फीयर, ये तो फिक्स आप मान के चल रहे हो, आर स्फीयर फिक्स मान के चल रहे हो, इसका मतलब ऊपर वाली जो चीज है वो छोटी है, वो स्मॉल है, स्मॉल केटायन है, ठीक है। तो छोटा केटायन है, वो छोटा केटायन इससे ये छोटा इतना केटायन आ जाएगा, मतलब ये केटायन आएगा ही आएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर देखिए तो कितना मैक्सिमम साइज का केटायन आ जाएगा, तो मैक्सिमम साइज के केटायन का मतलब ये 0.225, इससे बड़ा केटायन उसके अंदर समा नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा केटायन अगर होगा तो फिर वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाकर के समा पाएगा, वो ट्रायंगुलर वॉइड के बस की बात नहीं, उसको अपने में रखना। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉलिड स्टेट में पूछे जाते थे पहले, कि पर्टिकुलर इस साइज का ये केटायन है, ठीक है, और एक पैकिंग हो रही है, और तो बताइए वो पैकिंग इस तरीके की हो रही है, तो वो केटायन कौन से वॉइड को ऑक्यूपाइड करेगा, कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, इस तरीके से सवाल पूछे जाते थे, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे की तरफ, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे चलेंगे प्यारे बच्चों। टेट्राहेड्रल वॉइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड पे चलते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि 4 स्फीयर अगर इस तरीके से हैं, देखिए 4 स्फीयर अगर इस तरीके से हैं, जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है, ये तो ये चारों स्फीयर में जो बॉटम वाले 3 है या चौथा इसके ऊपर में रखा हुआ, ये चारों एक दूसरे को टच तो करते ही होंगे। फिर इसके अंदर में जो वॉइड देख रहे हैं खाली, वो टेट्राहेड्रल वॉइड ये वाला है, ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक, ये किसी पैकिंग, क्लोज पैकिंग में, जैसे सीसीपी या एफसीसी क्लोज पैकिंग हो रही है, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये देख लेंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या, ठीक है, एन एम्प्टी स्पेस, an empty space surrounded by 4 spheres which are assumed to be placed at the apex या at the apices of रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। मान लेते हैं कि कोई एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन था, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, ऐसे मान लीजिए कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, इस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के जो कॉर्नर हैं, मतलब ये जो एपिसेस हैं, इन एपिसेस पर 4 स्फीयर को हमने रखा, और इस तरीके से रखा कि जो स्फीयर है उनके सेंटर जो है वो इन एपिसेस पे है। तो यानी कि यानी ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, और ये बीच वाले का हो गया सेंटर, ठीक। अगर इनको सेंटर्स को आपस में मिलाओगे, डेफिनेटली आपको इनको सेंटर्स को आपस में मिलाने पे एक टेट्राहेड्रॉन बना हुआ बेटा मिलेगा। यस, ये टेट्राहेड्रॉन मिला आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहाँ होती है ये बता दें पहले बात, तो पहले लोकेशन बता देते हैं। ये मान लेते हैं कि एक हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा एक क्यूब है, यानी यू बात कर लेते हैं, एफसीसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, एफसीसी या सीसीपी उसको बोलते हैं। तो ये एफसीसी या सीसीपी क्लोज पैकिंग है। इसमें लोकेशन कहाँ होती है टेट्राहेड्रल वॉइड की, दिखाते हैं आपको। इसमें जो लोकेशन होती है बेटा, इसकी लोकेशन होती है, ठीक है, कौन सी होती है, शेप ले लेते हैं, चले लाइन खींचे क्या, लाइन तो देता नहीं है यार ये, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सीधा सीधा वैसे ही हम खींच लेंगे लाइन, क्लियर है। आइए देखिए इसमें क्या करते हैं कि बॉडी डायगोनल के अलोंग द बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल के अलोंग आपको टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलते हैं। बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ध्यान देना है। सीसीपी क्लोज पैकिंग में बॉडी डायगोनल के अलोंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, उस कमरे में अगर वो क्यूबिकल शेप का एकदम हो, तो सबसे लंबा कोई रॉड उसमें रखना हो तो कैसे रख पाएंगे आप, फर्श पे तो रख नहीं पाएंगे उतना लंबा। सबसे लंबा क्या होगा, ठीक है, कॉर्नर पकड़िए ऊपर का, एक कॉर्नर दूसरे साइड वाला, सामने वाला कॉर्नर नीचे वाला, या इधर से ऊपर वाला कॉर्नर, उधर सामने नीचे वाला कॉर्नर,
ठीक है, ऐसे करके इसी को बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो जो बॉडी डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। कहां पे होता है? एक यहां पे, एक यहां पे। यहां पे का मतलब क्या हो गया? यहां पे का मतलब ये हो गया कि ये बॉडी डायगोनल जो है, ठीक, इस पूरे बॉडी डायगोनल को ये 1:2:1 में डिवाइड कर रहा है। यानी ये एक हिस्सा, मान लेते हैं कि ये एक हिस्सा है ए, फॉर एग्जांपल यहां तक, तो ये आपका 2a डिस्टेंस इसके बीच में, और ये फिर a है। ये मतलब a का मतलब एज लेंथ नहीं है, a इज नॉट द एज लेंथ, ठीक, a इज नॉट द, दिस इज नॉट द एज लेंथ, नॉट द एज लेंथ, ठीक है, ओनली, ठीक है, वन सिंबल इज यूज्ड, सिंबल इज यूज्ड, है ना। तो ये 1:2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है पूरे बॉडी डायगोनल को, ये तीन पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे 1 थोड़ा सा दूरी पे हो गया है, 1:2:1, ठीक, 1:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एक बॉडी डायगोनल में 2 होगा हमेशा, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पर 2 होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बॉडी डायगोनल 4 बनाए जा सकते हैं, तो इसके अंदर कुल मिला के 8 आप समझ सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है यही से क्वेश्चन, ठीक। इस बार तो जेईई मेंस में देखे थे ना, आया था क्वेश्चन इसका, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पे कितना हो गया? 2। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होता है? 4, ठीक है। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? 4 × 2 बराबर 8 हो गया। अब बताओ एफसीसी में या सीसीपी में पार्टिकल कितने होते थे? 4 ही होते थे ना। नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सीसीपी और एफसीसी क्लोज पैकिंग, तो साफ लिख देते हैं, पैसा थोड़ी लगता है लिखने में, ठीक। और एफसीसी क्लोज पैकिंग बराबर कितना होता है? 4। तो अब देखिए जितने पार्टिकल है उसके दुगने हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड। खास बात, जितने पार्टिकल होते हैं उसके दुगने हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बात आपने बहुत जो है इंटरेस्टिंग बात देखी, पार्टिकल जो होते हैं उसके दुगने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो, ठीक है, कि नंबर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर जेईई मेन, नीट, ठीक है, जो भी एग्जाम हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ, टीयूईटी भी बोल सकता है क्या? बोल सकता है, बिल्कुल। अच्छा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में जितना पार्टिकल होता है उसके दुगने जो है टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, ये बात ध्यान देना है। अब एक चीज और, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अराउंड ईच टीएचवी बोले तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 होता है क्या? बिल्कुल। एक वॉइड के चारों तरफ 4 पार्टिकल होता है, और एक पार्टिकल के चारों तरफ कितना वॉइड होता है? जरा ध्यान से बताओ, ठीक। नंबर ऑफ वॉइड इन कॉन्टेक्ट विद ईच, ठीक है, स्फीयर। एक स्फीयर के कांटेक्ट में वॉइड कितने होते हैं? 8, इसका आंसर है। एक स्फीयर के कांटेक्ट में 8 वॉइड होते हैं। फिर से बात वही कह रहे हैं, थोड़ा साफ लिख देते हैं, अच्छा लगेगा लिखने से भी, देखने से, ठीक है। एक वॉइड के कांटेक्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ वॉइड इन कांटेक्ट विद ईच स्फीयर। एक स्फीयर के कांटेक्ट में 8 वॉइड होते हैं, और एक वॉइड के कांटेक्ट में 4 स्फीयर होते हैं। तो नंबर ऑफ वॉइड पर स्फीयर कितना आएगा प्यारे बच्चों? कितना आएगा बोलो? ठीक, नंबर ऑफ वॉइड पर स्फीयर कितना आएगा? 8/4 आएगा। यानी ये फॉर्मूला अगर बनाना चाहो, फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा, जो 8 वाला है ऊपर वाली बात लिख देना, 4 वाली बात नीचे लिख देना। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ वॉइड अराउंड ईच स्फीयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्फीयर अराउंड ईच वॉइड, ऐसे कर देना। तो ये आपका आ जाएगा 2, ठीक है ना? बात समझ में आ गया?
नंबर ऑफ वाइड पर स्फीयर कितना आ गया, 2 आ गया, आगे ना। पर स्फीयर कितने आएंगे वाइड, 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका रेडियस रेशियो देखते हैं, इसका रेडियस रेशियो देखते हैं प्यारे बच्चों, रेडियस रेशियो देखते हैं भाई, रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या आता है, ठीक है, इसको आप डेराइव करना चाहो तो डेराइव कर सकते हो, सीधा सीधा मारना चाहो तो सीधा सीधा मार सकते हो। इसको कैसे करेंगे फिलहाल, इसको आइए दिखाते हैं कैसे करते हैं इसको। इसका जो डेरिवेशन करना है, अगर आपको मन में आता है कि नहीं प्रूव मार दें इसको, तो प्रूव करने का तरीका मैं बता रहा हूं। पहली बात तो आपको क्या करना होता है प्यारे बच्चों, इसको दिखाने के लिए कि आखिरकार ये कहां कहां होता है, मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कैसे हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे दिखाएंगे तो टेट्राहेड्रॉन में तो 4 स्फीयर थे, 4 स्फीयर लेते कैसे हैं, ये इमेजिनरी ऐसा यूनिट सेल जैसा दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, 4 पार्टिकल लेने, एक पार्टिकल ये ले लिया तुमने, अब यहाँ पार्टिकल लेने के बाद में 3 एडजेसेंट जो कॉर्नर है उसको भूल जाना, ये 3 कॉर्नर मत लेना, ना इसको लेना ना इसको लेना ना इसको लेना। अब इसके बाद बचा क्या, फिर जो भी बचा कोई एक ले लो जहां मन करे, ये दूसरा ले लिया ना, ठीक है भाई। अब उसको ले लिया तो इसको भूल गए, इसको भूल गए, उसका एडजेसेंट कॉर्नर ये भी भूल जाओ सब, ठीक है। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, तुम्हारा मन करे तो तुम इसको ले लो, तुम्हारा मन करे तुम इसको ले लो। चलो मेरा मन किया मैं इसको ले लिया, ले लिया ना, ठीक है भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब तो 3 तो पार्टिकल मिल गया, ठीक है, 3 पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्टली ना, ठीक है। अब चौथा वाला पार्टिकल कहां पे होगा, ठीक है, चौथा वाला पार्टिकल कहां पे होगा, ठीक है, एग्जैक्टली चौथा वाला पार्टिकल यहाँ पे मिल गया आपको भाई, ये हो गया ये हो गया हो गया, तो चौथा पार्टिकल यहाँ पे मिल गया। 4 पार्टिकल ये मिल करके टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे मित्र। अब इसमें 3 में आप 4 को अगर समझना हो ना तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो देखो ऐसे समझा रहा हूँ मैं, जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा था ऐसे समझा सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखो ये ट्रायंगल ऐसे बनते हैं, बहुत ध्यान से, ये हो गया ना, ये देखो एक फेस डायगोनल हो गया, ये एक फेस डायगोनल हो गया, ये वाला एक फेस डायगोनल होगा, बेस बन गया कि नहीं बन गया बताओ, ईमानदारी से बताना, बेस बना कि नहीं बना। बच्चों को समझ में तो यार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मेरे को लगता है बहुत जबरदस्त बच्चे समझ रहे हैं वाला लेक्चर, ठीक है। बेस तो बन गया, अगर बेस बन गया ना तो अब बेस का जो अपेक्स है, ठीक, उस अपेक्स के साथ तीनों कॉर्नर को जोड़ते हैं, दिखाते ये और ये। यार ये मेरे को समझ में आया, एकदम ट्रायंगल नीचे बना, उसके ऊपर 3 जो है ये लाल रंग की भुजाएं जो है, ठीक है, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रही है मेरे को क्या दुनिया को भी दिख रही है, जो नहीं देखना चाहेगा बस उसी बंदे को नहीं दिखाई देगा ना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, दिखा बेटा, ये वाला ये ऐसा दिखा ना, यही तो मैं दिखा रहा था इससे पहले, ये वाला एक स्फीयर हो गया, ये एक स्फीयर हो गया, ये एक स्फीयर हो गया, एक स्फीयर हो गया। अब इनके ना अंदर में बीचों बीच में एक जो अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो हमको दिखाना है। अब पता है जो अंदर में टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है, वॉइड है। अब ये वॉइड जो आ गया इन चारों के बीच में, ये वॉइड इनको टच कैसे करता है, वो वॉइड इन चारों को टच कर रहा होगा, करेगा कि नहीं करेगा बाबू। और ये चारों स्फीयर क्या एक दूसरे को टच करते हैं, एग्जैक्टली करते हैं, चारों एक दूसरे को टच करते हैं, चारों भी एक दूसरे को टच करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। और इसके अलावा ये चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और चारों इसको भी टच कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो, अब इसकी रेडियस रेशियो निकालने का तरीका क्या, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। तो मेरे ख्याल से मेरे को तो समझ में आ रहा है कि ये बॉडी डायगोनल जो होता है तुम्हारा, ये बॉडी डायगोनल जो होता है उसका आधा निकाल ले भाई, उसका आधा निकाल ले। ये तो थोड़ा सा रंग दूसरा कर दें क्या, अच्छा लगेगा, इसको अच्छा लगेगा ये थोड़ा सा, ये बॉडी डायगोनल का आधा निकाल लेना, है ना, मजेदार बात है कि नहीं भाई। बॉडी डायगोनल का आधा निकाल लेना, आ जाएगा, बोलो बॉडी डायगोनल का आधा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जरा सोच के देखो यार, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या मान लेते हैं, तो एक स्फीयर आर, उसकी रेडियस आर, इसकी पूरी 2r, उसकी फिर r, यही तो, ठीक है। तो 2r प्लस, ठीक है, कैपिटल 2r, मतलब कैपिटल 2r, कैपिटल और स्मॉल 2 नहीं होता, तो मतलब कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r2, ठीक, दोनों का सम मिला के तो ये बॉडी डायगोनल के अलावा पूरा आ जाएगा। और उस बॉडी डायगोनल का आधा ही हमको लेना है, क्यों, क्योंकि इधर तो स्फीयर है ही नहीं, ठीक है। तो अब बात समझ सकते हो ना, ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा भाई, कि यहाँ पे तुम ले सकते हो, देखो इसको, एक तो इसको ले लेना पहले, फिर एक तो इसको ले लेना, मतलब मान लेते हैं इसको हम a लिख देते हैं, ठीक है, इसको b लिख दिया, ठीक,
इसको हमने सी लिख दिया, इसको हमने डी लिख दिया, और ये वाला जो पॉइंट है ठीक, इसको कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे ई लिख दिया, ई मेंशन कर दिया। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, जब ध्यान से देखना, हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल से एक काम करेंगे, हम लिखेंगे कि ए बी बराबर 2 कैपिटल आर। बोलो ये टच करता है एक दूसरे को, दोनों स्फीयर एक दूसरे टच करता है, ए बी बराबर 2 आर आएगा, पक्का आएगा ना? ठीक, वेरी गुड। उसके बाद अगर देखोगे तो ये तुमको जो ए ई दिखाई दे रहा है, बोलो ए ई जो दिखाई दे रहा है वो दरअसल क्या है? ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा आर प्लस स्मॉल आर, मेरे को तो ये दिख रहा है। और ए ई जो है, ठीक, अभी देखा था ना बीसीसी वाला जो केस निकाले थे, उसमें ए ई की वैल्यू क्या आएगी? बोलो ए ई की वैल्यू क्या आएगी इसकी रेस्पेक्ट में, इसकी रेस्पेक्ट में। जो ए बी बराबर 2 आर है, 2 आर को मान लेते हैं ये हमारा कुछ ए है, कुछ ए जैसा मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो 2 आर बराबर √2a हो गया क्या? अरे यार आएगा नहीं है, आएगा, ठीक आएगा। तो ए ई बराबर क्या आएगा तो जान सकते हो, √3a/2 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। जब यहां से लेके यहां तक पूरा बॉडी डायगोनल √3a था, तो ये √3a/2 आ गया। अगर √3a/2 आ गया तो तुम समझ गए एक बात कि √3a/2 बराबर किसके हो गया? r प्लस आर के हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। √3a बराबर 2r प्लस स्मॉल 2r आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम एक काम करो, जो करने से दुनिया सुखी है। क्या सुखी है, क्या करने से सुखी है? दोनों तरफ जो है डिवाइड कर मारो कैपिटल 2r से। जो मैं बोला वो करके देखो, उसका आनंद देखो। यार आर 2 कट गया, ये यहां पे बचा, ये बचा r/r, जिसका कि हमको है दरकार। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो क्या आएगा बेटा, r/कैपिटल R बराबर, इसे एक को उधर भेज दें चलेगा, √3a/2r -1 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? अच्छा ठीक है, √3a -2r/2r, मेरे ख्याल से तो यह आ रहा है। अब ये 2r तो दुनिया जानती है, 2r क्या है, 2r जान रहे हो ना, 2r क्या है, √2a है, तो √3a -√2a/, ठीक, इसको भी √2a कर दें चलेगा, 2r भी तो नीचे चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? दौड़ेगा सर, अगर दौड़ेगा सर तो फिर सर ये बात बताइए, √3 -√2/√2 ये आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अच्छा ईमानदारी से बताओ, इस बार निकाल के देखें क्या आता है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, इसमें से माइनस कर दो 1.414, जो आया उसको प्रेम से डिवाइड कर दो, 1.414, क्या नहीं आया? 0.2248, 0.2248 बोलने को 0.225 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो 0.225 हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये कर लेना, ये इसका रेडियस रेशियो आ गया टेट्राहेड्रल वाइड का 0.225। हालांकि इसका जो रेंज होता है वही, ठीक है, ठीक है, केटायन बाई एनायन, केटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कई बार ऐसा बोल देता है कि आर केटायन बाई आर एनायन का जो रेशियो रहेगा, इसकी जो रेंज रहेगी 0.225 से 0.414 रहेगी। ये याद रखना, ये रेडियस रेशियो का जो रेंज है, इसमें जो बड़ा वाला लिमिट आ रहा है 0.414, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे हम देख रहे थे आर वॉइड बाई आर स्फीयर किसके लिए? THB के लिए। इसकी वैल्यू तुम लिखना हमेशा 0.225। ट्रायंगुलर के लिए 0.155 आया था। ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए आ गया, टेट्राहेड्रल का लोकेशन भी बता दिया, बता देना बाकायदा। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। अगर समझ में आ गया बच्चों को तो बहुत अच्छा है। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, देखे बच्चे कुछ कह रहे हैं क्या। ठीक है, अच्छा चल गया क्लास, 10:30 बज गया। ठीक है, अच्छा चल रहा है क्लास, 2 पार्ट में चलाया क्लास को, अच्छा चल गया। 45 मिनट पहले चला था, 45 मिनट ही इधर मार दिया गया। कोई क्वेश्चन किसी बालक किसी बालिका को पूछना हो तो? ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों।
ठीक है, और आपके लिए मेहनत जारी है, नीट में सिलेक्शन की अब है बारी, मेहनत है जारी। ठीक है, किसी भी कीमत पर सिलेक्शन निकाल के देंगे आपको, चिंता ना करें एकदम। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन, जो भी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, वेरी गुड, कोई क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छा जब पढ़ाई चल रहा है तो कोई डाउट कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बचा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बेटा। ठीक है, अब लास्ट बचता है अपना कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थोड़ा थोड़ा सा साफ साफ और थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं यार। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सर, सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ाइए। सर क्यों नहीं पढ़ा रहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो पढ़ा तो रहे हैं भाई। ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब, ऑक्टा का मतलब 8 नहीं, तो क्या 8 ही तो, 8 फेस हैं। ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब, ऑक्टा मतलब 8 फेस, ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल का मतलब फेस। ठीक है, 8 फेस होने चाहिए ऑक्टाहेड्रॉन में, मतलब 8 फेस होते हैं क्या सर? यस सर, बिल्कुल होते हैं सर। कहाँ होते हैं सर, दिखाइए जरा। ठीक है, सर दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, देखिए देखिए सर, आपको दिखा रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रॉन में 8 फेस कैसे होते हैं। देखिए, ये ऑक्टाहेड्रॉन का ना क्या है कि एक स्क्वायर शेप का बेस है। इस बेस में देखिए, ये एक फेस हो गया, काउंट करिए, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3 एंड 4, 4 फेस हो गया। हुआ सर, बोले सर, पहला फेस। ठीक, दूसरा वाला फेस सर, देखिए दूसरा वाला फेस ये है सर। ठीक है, तीसरा वाला फेस ये है सर। ठीक है सर, बोलिए, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है। चौथा वाला फेस सर सामने दिख रहा है सर, और पीछे वाला कुटिया दिख रही है, पीछे वाली। ठीक है, कुटिया, जो पीछे वाली कुटिया है वो भी दिख रही है। ठीक है सर, वो देख रहे हैं सर, ऐसा करके पीछे वाली कुटिया दिख रही है। यस सर, और एक सामने वाला दिख रहा है। 4 फेस हो गए, 4 फेस ऊपर हो गए, 4 ही फेस सर नीचे होता है। 1 2 3 और 4, सब दिख नहीं रहा है ये वाला, तो सर टेढ़ा कर लीजिए, थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है, बस समझ में आएगा बच्चों। तो 8 फेस आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिख रहा सर फिर भी चलिए जबरदस्ती का दिखा देते हैं, चलो 8 दिख गया सर। ठीक है, 8 फेस दिख गया। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर इस तरीके से शो करना है। 3 स्फीयर तुम ऐसे बना देना प्यारे बच्चों, और 3 स्फीयर इसके ऊपर ऐसे ही 3 उल्टा ऐसे टिका देना। क्या बात है, मजा आ गया सर, ये चीज देख के, ये चित्र देख के तो आनंद आ गया सर। कैसे सर आनंद आ गया, ये दिखाइए। आइए देखते हैं बच्चों। देखिए, 1 स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, 4 स्फीयर, एक 5वां ऊपर वाला, 6ठा नीचे वाला। जरा इसका महसूस करिए सर, कैसे समझ में आएगा, कैसे महसूस होगा सर? आइए समझ में आएगा बेटा। इसको हम दिखाते हैं आपको कहां पर, इसकी लोकेशन वाइज दिखा देंगे। ठीक है, इसकी लोकेशन वाइज दिखाते हैं, देखो। ठीक है, महसूस करोगे? बिल्कुल महसूस करेंगे सर, ठीक क्यों नहीं करेंगे। देखिए बेटा, महसूस कराते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन कहां होती है, तभी एज सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। ये क्या बोलते हैं सर, बॉडी सेंटर पे? यस, एफसीसी में बॉडी के सेंटर पे, एफसीसी में बॉडी के सेंटर पे। आइए देखते हैं कैसे होता है एफसीसी में बॉडी के सेंटर पे, जरा देखते हैं। बहुत जल्दी से लगाते हैं इसको। ठीक है, लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं, हरे रंग से लगाते हैं। यस, हरे रंग से लगा दिए सर, चलेगा। ठीक है, देखिए लगा रहे हैं। ठीक है, इसको देखिए बेटा, देखिए बेटा, देखिएगा ध्यान से। एक बन गया, ठीक, दूसरा बना देते हैं। पहले पहले हम बना दें सबको, फिर एक जगह से दूसरी जगह इनको सब एडजस्ट करना रहेगा बस। ठीक है, 4 हो गया ना। ठीक है, 2 और हमें चाहिए, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। 6 स्पेयर दिखाते हैं, देखिए देखिए क्या होगा। देखिए बेटा, इसको क्या करना है हमको, ठीक, इसको उठा करके यहाँ पे ले आना है, नीचे देखिए बॉटम पे ले आए। ठीक है, ले आए। दूसरा सर कहाँ ले चलें सर, दूसरा यहाँ ले चलिए, इसको टेढ़ा कर लिए, उल्टा कर लिए ये कटोरा को, और सर इसको नीचे ले आइए, थोड़ा सा और घुमा दीजिए सर। ठीक है, इसको नीचे ले चलते, चलो। ये फेस सेंटर हो गया। देखिए, फेस सेंटर ऊपर वाले का हो गया, फेस सेंटर नीचे वाले का हो गया। ठीक, ऊपर नीचे वाले का तो हो गया। अब सर इसका करिए, इसको घुमा दीजिए सर, इसको यहाँ पे ले चलिए सर। समझ में मेरे ख्याल से आ रहा होगा आपको, ये भी चौथा वाला। ठीक, इसके बाद देखिए सर, इसको ले चलिए सर उधर, नहीं इसका मुंह इधर करो, मुंडी इसकी इधर करो। ठीक है सर, चलिए चलिए इसको ले चलते हैं यहाँ पे। चौथा हो गया, बोलो बोलो।
चौथा समझ में आ गया ना, 4 समझ में आ गया। अब पांचवा किधर से है सर? सर पांचवा यहां से है, ठीक है, पांचवा यहां से, कहां से? ये जो इधर से लगेगा, ठीक है, लगेगा ना। सर छठा कहाँ पे बताइए, छठे के दर्शन कराइए। ठीक है सर, छठा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं? तो कलर भी करते हैं क्या? कलर भी होता है क्या? नहीं, अच्छा कलर उसका मतलब वो होता है लाल वैसा। ठीक है, उसको थोड़ा चेंज करते हैं कलर। देखो ये जो पीछे वाला फेस देख रहे थे, वो पीछे वाला फेस है। बात समझ में आ गया? फेस स्क्वायर यानी कि 4 तुम्हारे कौन से, जो आपकी दीवार के 4 थे, है ना, 4 जो दीवार के थे वो, और एक ऊपर छत था और एक नीचे का, 6 हो गए। ठीक है, तो 6 के 6 ऐसे दिखा रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले। देखो 6 ऐसे दिखा रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा था ना, एग्जैक्टली ऐसे ही तो दिखाई दे रहा था। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको और अच्छे से बना देते हैं, कौन सी बात। फिर से दोबारा उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा इसको मोटा कर देते हैं। देखो एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, 3 हो गए। और इसके बाद 3 और, 1 2 3। अब बताइए सर, 1 2 3 4 सेम लेयर के हो गए। पांचवा ऊपर हो गया, छठा नीचे हो गया। देखिए पांचवा ये ऊपर हो गया, छठा ये नीचे हो गया, और ये 1 2 3 और ये 4 ये सेम। ठीक है, बात समझ गए? ठीक सेम लेयर पे हो गए, जैसे कि एक रूम के 4 दीवारें हैं, चारों दीवारें के सेंटर को मिला दीजिए, एक ऊपर बैलून और एक नीचे से कुछ लगा दीजिए गोल सा मेज ऐसा। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन होगी बॉडी के सेंटर में। बॉडी के सेंटर जो होगा यहाँ पे, बॉडी के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। और इसके अलावा देखेंगे अगर आप, तो एज सेंटर पे भी देख सकते हैं। एज के सेंटर पे भी आपको इसी तरीके से दिखाई दे जाएगा, अगर एज सेंटर पे देखना चाहे तो। और एज सेंटर वाला भी चेक कर लेते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे होगा। तो देखो एज सेंटर का दिखाते हैं। अब एज सेंटर का तो बहुत ही आसान है, ज्यादा एज सेंटर वाला आसान है। बॉडी सेंटर वाला दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एज सेंटर तो बहुत आसान है। देखो दिखाते कैसे, महसूस करना। यार ये एज सेंटर है। अब इस एज सेंटर के कांटेक्ट में अगर देखोगे, तो एक तो यहां पर रहेगा स्फीयर, एक यहां पे रहेगा स्फीयर। बोलो हाँ, अभी फेस सेंटर वाले रहेंगे। इसके बाद रहेगा ये कॉर्नर वाला स्फीयर, ये रहेगा कॉर्नर वाला स्फीयर। 4 तो ये हो गए। नीचे वाले का ये रहेगा, ये फेस सेंटर रहेगा। ऊपर अगर एक और फेस हो तो उस फेस का भी फेस सेंटर होगा। अगर ध्यान से देखिए तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 हो गया ना। तो इस तरीके से 6 जो है यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया किसी भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का? 6। ठीक है, और किसी स्फीयर के कांटेक्ट में ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हुए? आंसर है वो भी 6 होगा। क्यों? जरा सोचो कि एक कॉर्नर वाला जो स्फीयर है, इसके कांटेक्ट में ऐसे कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे? कॉर्नर वाले स्फीयर के कांटेक्ट में ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? जरा सोच के देखो। कॉर्नर के कांटेक्ट में, कॉर्नर के कांटेक्ट में ये एज सेंटर, इधर एज सेंटर, इधर एज सेंटर, नीचे एज सेंटर, ऊपर एज सेंटर और एक आगे। ठीक है, कुल मिला के कॉर्नर के कांटेक्ट में कितने एज चल रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए भाई। कॉर्नर है एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जो जैसे ओरिजिन मानते हैं वैसे मान लीजिए। तो आप 3 एक्सिस लेंगे पॉजिटिव, 3 एक्सिस नेगेटिव, तो 6 कॉर्नर मतलब एज चलेंगे, 6 एज, 6 एज तो 6 एज सेंटर हो गया। तो एक स्फीयर के कांटेक्ट में 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कांटेक्ट में 6 स्फीयर रहता है। दिस इज वेरी वेरी, ठीक है, इजी। तो ये आप याद रख लीजिए कहीं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ नंबर ऑफ, पेन को पतला कर देते हैं, नंबर ऑफ octahedral voids in contact with each sphere कितने? 6। और नंबर ऑफ, ठीक है, स्फीयर अराउंड ईच ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी 6 हो गया। तो नंबर ऑफ वॉइड पर स्फीयर कितना आ गया? नंबर ऑफ वॉइड पर स्फीयर कितना आ गया? 6:6, मतलब 1 आ गया, एक ही आ गया। फिर पर स्फीयर वॉइड, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? जितने पार्टिकल उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं।
ये बात बराबर बराबर हो गई। टेट्राहेड्रल दुगना होता है, ऑक्टाहेड्रल उतने होते हैं जितने वॉइड होते हैं, जितने पार्टिकल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल कितने होंगे? अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया है, एक क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन क्या पूछा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ octahedral void in FCC closed vacuum। ठीक है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एफसीसी 4 होता है पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल 4 होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना आएगा? इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा बेटा, वो भी हो जाएंगे 4 ही हो जाएंगे। अगर टेट्रा पूछता तो दुगने होते 8। बस अब इसका रेडियस रेशियो निकाल लो। अब इसका रेडियस रेशियो किसका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो निकालना बहुत आसान होता है। सिंपल सा एक फिगर याद रखो, इस तरीके का जैसे फेस सेंटर्ड बनाते थे वैसे 4 स्फीयर लो, ये कॉर्नर वाले, और एक यहाँ पे सेंटर पे ले लो बॉडी के। ये सेंटर में बॉडी के जो वॉइड है उसके जितना साइज तो बराबर दिखा दिया है, तो दिखाना गलत है हालांकि, ठीक दिखाना साइज उतना ही चाहिए जितना वाइड की औकात है। वाइड का साइज छोटा होता है, छोटा ही दिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दिखा देते हैं। ये 4 स्फीयर यहाँ दिखाते हैं, 1 2 3 4। ये चारों स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वाइड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को चारों स्फीयर टच कर रहे हैं। तो अब बहुत आसानी से निकाल सकते हो बच्चा, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे। ये आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं ए है। अगर ए है तो ये आपको पता है कि क्या है, √2a है। और अगर ये √2a है तो समझ में आ रहा होगा ये r है, ये 2 स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि √2a बराबर, अगर देखें ध्यान से, तो 2r + 2 स्मॉल r। बचा ही क्या है इसमें? अगर देखना चाहें उसमें ध्यान से देख सकते हैं कि इसको 2r से डिवाइड कर दें, इसको 2r से डिवाइड कर दें, इसको भी 2r से डिवाइड कर दें, चलेगा? चलेगा? बोले भाई ये क्या है? ठीक है, √2a है, ये √2a है, लेकिन √2a क्या वो 2r के बराबर है? तो 2r के बराबर नहीं, ये बात ध्यान देना। ठीक है, ये जो √2a है ये, ठीक, √2a तो इसके बराबर है, 2 स्मॉल r + 2 कैपिटल R। लेकिन जो a है वो किसके बराबर, ये थोड़ी सी बात रहेगी। ठीक है, कैसे निकालेंगे आखिरकार, तो उसका एक तरीका बता रहे हैं हम। ठीक, अगर ये a है, ये a है ना, तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बात बन जाएगी। और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्या? लगा दें? बस चलो इसको एक बार करते हैं आगे, हालांकि इससे एक हमारा मसला एक हल हो जाएगा। वो मसला क्या हल होगा? r वाइड बाई r स्क्वायर मिलेगा। r वाइड बाई r स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा, हालांकि ये चीज r वाइड बाई r स्क्वायर बराबर एक चीज तो मिल जाएगी, और वो क्या मिल जाएगी? √2a बाई 2r। अब जो √2a है उसकी जरा वैल्यू r के टर्म में निकाल के देखें कि r के टर्म में, ठीक है, √2a की वैल्यू आखिरकार आ क्या रही थी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो वो √2a बराबर आपको 2 कैपिटल R + 2 स्मॉल r आ रही थी। क्या आ रही थी? ठीक, क्या आ रही थी वैल्यू? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, √2a की वैल्यू वहीं आ रही थी ना, 2 कैपिटल R + 2 स्मॉल r आ रही थी। तो काम हो गया, तब तो हो गया भाई, तब तो हो ही गया। नहीं हुआ? मेरे ख्याल से तो हो गया। ठीक है, 2 कैपिटल R + 2 स्मॉल r डिवाइडेड बाई 2r, तो 2r/2r, तो अभी तो इसका 8 की निकाले थे यार, वहीं फिर से हम वही क्यों करने जा रहे हैं। ठीक है, खैर ये हमने कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, हो जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा 0.4, ठीक है, 14 आ जाएगा। और वो कैसे आएगा? आराम से आ भी जाता। कैसे आएगा? r वाइड बाई r स्क्वायर। ये -1 भी तो करेंगे, इसको नहीं लिखा क्या? ये 1 होगा तो उधर नहीं जाएगा, अब आ जाएगा। 2r आ गया नीचे, √2a - 2r आ गया। ठीक है, चलेगा? अभी दौड़ेगा। ठीक है, अभी √2a - 2r डिवाइडेड बाई 2r, और ये 2r जो हमारा है
ये जो 2r हमारा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आएगा आएगा आएगा, आ जाना चाहिए। चलो तो निकाल देते हैं ऐसे, √2a माइनस 2r डिवाइडेड बाई 2r बराबर r वाइड बाई r स्क्वायर, ये देख लें, है ना। तो ठीक, बहुत आसानी से आ जाना चाहिए, खैर ये ठीक है, क्योंकि ये तो हम जान रहे हैं कि √2a की जो वैल्यू है, ये जो √2a की वैल्यू है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं, ठीक है, हालांकि वो जो कॉर्नर वाले थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे क्या, ठीक है, अगर वो वहां पे टच कर रहे थे, क्योंकि कर तो रहे थे, हमने उसको टच फिर कराया क्यों नहीं है। ये टच करेंगे भाई एक दूसरे को, ये टच एक दूसरे को करना चाहिए, क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं तो स्फीयर तो सभी एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये टचिंग ईच अदर, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बात ध्यान देना, दीज आर टचिंग ईच अदर। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर रहा हूँ, ये दीज शुड टच ईच अदर। क्यों टच करना चाहिए, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में तो हम लोग पार्टिकल ऐसे बना रहे थे ना, पार्टिकल तो हम लोग ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे, तो सभी पार्टिकल एक दूसरे को टच करना चाहिए। तो जब टच करेगा तो ये तो आपस में टच कर रहे हैं, तो जब टच करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि जो ये ए है, तब तो बहुत सिंपल हो गया भाई, तब तो बहुत ही सिंपल हो गया कि ए बराबर 2 कैपिटल आर, तो चलेगा तब तो कहानी खत्म हो गई। तो ए बराबर 2 कैपिटल आर चलेगा, ठीक है। तो √2a माइनस ए बाई 2r बराबर r वाइड बाई, तब बचा ही नहीं कुछ भी, इतना लंबा समय कहाँ लगना था, तो हो जाना था आराम से। तो √2a बाई 2r माइनस a बाई 2r बराबर r वाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो है, ठीक है, हमारा जो ये √2a है, ठीक है, इसमें ऊपर में यहाँ पे a कॉमन ले लिया जाए चलेगा, तो √2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2r, यहाँ पे ये हमने ले लिया, और 2r की वैल्यू a के बराबर होती है, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा r वाइड बाई r स्क्वायर। देखो आ गया ना, बहुत आसान है, r वाइड बाई r स्क्वायर। तो r वाइड बाई r स्क्वायर की जो वैल्यू है, r वाइड बाई r स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, ये आ गया √2 माइनस 1, और √2 अंत 1.414 होता है, इसमें से एक घटा देंगे 0.414 आ गया, जबकि टेट्रा की कितनी आई थी, 0.225 आई थी, ऑक्टा की 0.414 आ गया। फिर से बोलूंगा यहाँ पे एक खास बात कि फॉर ऑक्टाहेड्रल वाइड आर वाइड बाई आर स्फीयर, याद रखना प्यारे बच्चों 0.414, जबकि आर केटायन बाई आर एनायन, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का केस अगर है तो इसकी जो रेंज चलती है वो ये चलती है 0.414 से 0.732 चलती है। लास्ट तुम्हारा बचता है, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड लास्ट में बचा। और जो क्यूबिकल वॉइड होता है उसके केस में क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्फीयर अराउंड क्यूबिकल वॉइड, अराउंड क्यूबिकल वॉइड होते हैं 8 कॉर्नर वाले होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ, ठीक, वॉइड इन कॉन्टेक्ट विद ईच स्फीयर की बात करें तो हर एक स्फीयर के कांटेक्ट में कितने रहते हैं, 8 रहेंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि भाई हर एक, ठीक है, जैसे ये क्यूब देख रहे हैं तो हर एक क्यूब के सभी जो कॉर्नर है वो कहीं ना कहीं बॉडी के सेंटर पर बनने वाला जो क्यूबिकल वॉइड है उसको टच करेंगे, जैसे बीसीसी पैकिंग होती है ना उस तरीके की, तो बॉडी के सेंटर पे क्यूबिकल वॉइड होता है। लोकेशन इसकी कहाँ होती है, लोकेशन ऑफ क्यूबिकल वॉइड की लोकेशन होती है ये बॉडी सेंटर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन आपको बता चुके हैं कि एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर होता है, लेकिन वो एफसीसी में, और ये कौन से में, इन बीसीसी। ये किस में मिलेगा, इन बीसीसी क्लोज पैकिंग ओनली, ठीक है, जैसे बीसीसी क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, या फिर सिंपल क्यूबिक क्लोज लिख दीजिए, इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, लोकेशन ऑफ क्यूबिकल वॉइड बॉडी सेंटर पे, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब ये कॉर्नर वाला जो है
इसके कांटेक्ट में 8 यूनिट सेल होते हैं कॉर्नर के, और 8 यूनिट सेल के जो बॉडी सेंटर है वो कॉर्नर वाले के कांटेक्ट में रहेंगे। तो इसलिए यहां पे देखें तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर स्फीयर बराबर 8/8 बराबर 1 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। ठीक, इसका जो रेडियस रेशियो होता है, इसका जो आर वाइड बाई आर स्फीयर होता है क्यूबिकल वाले का, वो याद रखना हमेशा 0.732 आता है। और इसकी जो रेडियस की जो रेंज आती है, रेंज जो होती है 0.732 से लेके 1.000 होती है, ये बात याद रखना। तो ये चारों के लिए याद रखिएगा। ट्रायंगुलर के लिए, ट्रायंगुलर के लिए याद रखेंगे, ट्रायंगुलर के लिए याद रखेंगे 0.155 से लेके 0.225 ये रेंज है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल की रेंज जो चल रही थी, टेट्राहेड्रल की रेंज 0.225 से 0.414, और ऑक्टाहेड्रल की जो रेंज चल रही थी 0.414 से 0.732, और जो क्यूबिकल की चल रही थी रेंज वो 0.732 से 1.000 चलती है। तो ये रेडियस रेशियो का रेंज है, ठीक है। याद रखना है आपको कि आर के टाइम बाई आर, ठीक, एन के क्वेश्चन लगाने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत अभी जेईई मेन में भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा? अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। शायद हमको लगता है कि ये सॉलिड स्टेट का शायद कुछ क्वेश्चन हमारे पास पहले से इसमें होगा, ठीक है। अगर इसमें सॉलिड स्टेट का कुछ क्वेश्चन होगा, आई डू रिमेम्बर कि हर्ज पे है कि नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा सोचना होगा, नहीं तो उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है कुछ इसके क्वेश्चंस। अदरवाइज हम एक काम कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम अपने आप से करा देते हैं आपको। आइए, ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अ कंपाउंड इज कंसिस्टिंग ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के लिए और जेई के लिए क्वेश्चन है। नीट या जेई का ये सवाल हो सकता है, ठीक है, जेई का न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है, साफ लिखो भाई, नीट या जेई का पॉसिबल क्वेश्चन। अ कंपाउंड इज consisting of two particles, ठीक, A and B, in which particle B occupy CCP lattice sites while particle A occupy 1/3 of, ठीक, क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसने ये लिख दिया, ठीक। फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ये इसने पूछ दिया कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ इस कंपाउंड का, ठीक है। तो हमको इस केस में करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात ये करनी है, ठीक। यहाँ पे सॉल्यूशन जब इसका करना है तो सिंपल से एक काम करना है, लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी, जो कि लैटिस साइड बना रहा है, जो लैटिस साइड बना रहा है उसको मान लिया कि पार्टिकल को हमने एन मान लीजिए, ठीक। तो द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आ जाएंगे, दुगने होते हैं, पार्टिकल के दुगने टेट्राहेड्रल वॉइड 2n। अब द नंबर ऑफ पार्टिकल A बराबर नंबर ऑफ THB ऑक्यूपाइड, और वो बराबर कितने हैं, 1/3 ऑफ टोटल THB, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो 1/3 का मतलब 2n का 1/3, तो 2n/3 ऑक्यूपाइड हो गया। तो पार्टिकल A और B का रेशियो क्या आ गया, रेशियो ऑफ A एंड B बराबर, A का रेशियो देखिए 2n/3, रेशियो B कितना था, 2n था,
अब आपको क्या करना है, इधर 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कट जाएगा, 2n कट जाएगा, बचेगा 1:3। तो मेरे ख्याल से AB3 विल बी द आंसर। ये AB3 हमारा आंसर आ गया। ये इस तरीके से सवाल को लगा देना, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सॉरी 2n नहीं, यहाँ पे हमने सवाल लगाते समय एक बात क्या किया कि जो A के पार्टिकल थे वो तो 2n/3 है, लेकिन जो B है वो n ही है। ठीक है, n है तो इसको 3/3 से गुणा कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये ठीक n और n कट गया, तो 2:3 आ गया, तो हो गया A2B3 विल बी द आंसर। ठीक है। अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 पार्टिकल ABC से मिलकर बना है कोई कंपाउंड, ठीक, ABC से मिलकर बना है, ऐसा दे सकता है। ये कंपाउंड है, ठीक है, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ, दे सकता है, दे रहे हैं, कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ A, B and C. C occupies the lattice sides of CCP packing, या ये CCP पैकिंग करता है। A occupy half of THV plus half of octahedral void, ठीक। B occupies half THV and half of OHV. Find the, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब पूछ रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो हम जानेंगे कि पार्टिकल C की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल C n मान लेंगे, तो नंबर ऑफ THVs 2n आ गया, ठीक है, और नंबर ऑफ OHV n ही आया, OHV मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल A क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, आधे THV, तो हाफ ऑफ THV, और THV कितने हैं 2n, प्लस हाफ ऑफ OHV n है तो n/2, और नंबर ऑफ पार्टिकल B कितना हो गया, वही चीज, आधे THV और आधे OHV, तो वही हो गया 1/2 इंटू 2n प्लस n/2। ध्यान से देखिए, 2 कटा, ये 2 कटा, तो n प्लस n/2, तो ये 3n/2, और ये भी 3n/2, डेढ़ हो गया मतलब। तो अगर ABC का रेशियो देखें, ABC का रेशियो क्या आ गया, A कितना है 3n/2, B कितना है 3n/2, और C कितना है n है, तो इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 काट दो, n काट दो, तो 3:2 आ गया रेशियो, 3:3:2, तो फॉर्मूला आ गया A3B3C2। आ गया कि नहीं आ गया, A3B3C2 आ गया। इस तरीके से सवाल को लगाते हैं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, तो अब इसके बाद में बचती है खाली और खाली, ठीक है, जो बचती है वो, ठीक, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बचता है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर की बात बचती है, और जो है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी के बेस पर। और एक बचेगा आपका वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब ये अगली क्लास में खत्म कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसका PYQ एक तरफ से आपको दे देंगे करने के लिए। ये सॉलिड स्टेट का सवाल आएगा तो 100% आपका लोग, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बच्चा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी क्लास चली है आज की क्लास में बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है, बहुत सॉलिड वर्क हुआ है, सॉलिड स्टेट में सॉलिड जैसा ही वर्क हुआ है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो बच्चों जरूर इसको लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, और ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। नीट एग्जाम बहुत क्लियर आ चुका है, 7 मई को है, आज 15 तारीख हो चुकी है, अभी इधर 15 दिन बचे हैं, उधर 6 दिन, 21 दिन हमारे पास है। इन 21 दिन में जी तोड़ मेहनत करिए, सिलेक्शन निकालना है दोस्तों, 180 में से 180 100% निकालेंगे यहाँ से जरूर, और आप पढ़ाई करते रहिए जम के। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक जो है खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए खूब सारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलिमेंट एड्यूटेक।